जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्रेनर। मेरा नाम है नसीर कुरैशी और ये हमारी फर्स्ट क्लास है, पहला लेक्चर है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पैटर्न है क्लासेस का थोड़ा सा वो डिस्कस कर लें पहले। ठीक है जी। तो पैटर्न जो होगा क्लासेस का वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं आपसे सारे टॉपिक्स और जो रोड मैप है वो भी शेयर करता हूँ। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। तो जो पैटर्न होगा वो बेसिकली इस तरह होगा होगा कि हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिकली भी सॉफ्टवेयर पे करेंगे। ग्रीन इंडेक्सेस जो है हम करने जा रहे हैं बेसिकली उनको हम सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे। तो उसमें ऐसा है कि आपने हमेशा अपने पास एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखना है। ठीक है जी। कोई भी ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, आप उसको अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और जब वो टॉपिक कवर हो जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको वो आंसर करूंगा। और थोड़ा सा बस ये आपने ख्याल करना है इसमें आप सबने कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रेलेवेंट होने चाहिए टॉपिक से, क्योंकि मेरी कोशिश है बहुत सारा मटेरियल है, हम टॉपिक टॉपिक वाइज चलेंगे और जिस तरह हम टॉपिक कवर करते जाएंगे उसी तरह से जो है इंशाल्लाह अपना मैं आपके क्वेश्चंस भी आंसर करता जाऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जी इसको शुरू करने से पहले इस क्लास को अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक बार जो है वो दुरूद पाक पढ़ लें और फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। आप सब एक बार दुरूद पाक पढ़ लें जी। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और मेरी दुआ है कि आप सब जो भी लोग ये सीखने आए हैं आप इसे सीखें और ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, जो आप ये जो स्किल्स आप सीखने जा रहे हैं हैंड्स ऑन लर्निंग की, अल्लाह ताला इससे आपको सबको मुस्तफीद भी करे। मतलब मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला आप सबको इससे मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट दे। चलो जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम रोड मैप जो है कि किस तरह से मैं, जिस तरह मैंने ओरिएंटेशन में आपको बताया था, ऑलरेडी मैं ओरिएंटेशन दे चुका हूँ इसके ऊपर, कैनेडियन पर्सनल टैक्सेस के ऊपर। तो किस तरह से हम जो रोड मैप होगा विद इन 30 लेक्चर्स हम किस तरह से कवर करेंगे। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन जस्ट वन सेकेंड। अच्छा जी, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, आपको शो हो रही है जी और शो हो मेरी रही है। वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी। जी क्लियर जी आवाज। सर, एवरीथिंग इज ओके। ओके चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बेसिकली जो स्कीम ऑफ स्टडी कहते हैं कि किस तरह से आप कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, और हर क्लास जो होगी वो 1.5 घंटे की होगी, 90 मिनट्स की। ठीक है जी। तो जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें सबसे जो पहला लेक्चर है जो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू CRA वेबसाइट, बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैनेडियन पर्सनल टैक्स चेकलिस्ट एंड ओवरव्यू ऑफ T1 जनरल इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न। ये 4 टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के। इसमें असाइनमेंट्स भी दूंगा, साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी मैंने साइट पे लिखी हैं। वो क्या होंगी जो आपने, एक मैं आपको लिंक दूंगा CRA का, उसे आपने जाना है, वहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे CRA सर्टिफाइड करते हैं, जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए होते हैं, जो आप उनको चेक कर सकते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स को। उसमें कुछ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है जी। और प्लस, क्योंकि जो मैं आपको आज ओवरव्यू करवाऊंगा T1 जर्नल का, जो मेन फॉर्म होता है जब आप सारी डाटा इनपुट कर लेते हैं तमाम फॉर्म्स में, और जो एक मेन फॉर्म आपका फिल होता है जो CRA को रिपोर्ट होता है, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन चूंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर का डेमो वर्जन है 2021 का, तो उसमें जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं वो 2021 के रेट्स हैं। तो उसमें आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने लेटेस्ट ब्रैकेट्स जो है CRA ने अनाउंस्ड कर दी हैं, आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे और वो आप उससे शेयर करेंगे। जो भी हमारा ग्रुप होगा व्हाट्सएप का या जो भी पैटर्न होगा हमारा, वो फर्दर मैनेजमेंट आपको गाइड कर दे कि किस तरह से आपने जो अपनी असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करवानी है। तो अभी मैं फौरी तौर पर आपको पहले एक ओवरव्यू दे दूं इस स्कीम ऑफ स्टडी का कि हम किस तरह से इन तमाम इतने सारे नॉलेज को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से सीखेंगे। सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि हम देखेंगे जी कि क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है, आईडी पेज जो होता है, जब सबसे पहले चेक हम रिटर्न को बनाने जाते हैं तो आईडी पेज को कैसे फिल करते हैं।
उसके साथ हम इसके अंदर जो सेकंड लेक्चर के अंदर ही जितनी भी जो इनकम टैक्स स्लिप्स हैं ये हटा एक्स्ट्रा दूं से। फिर हो। जी सॉरी। अच्छा जी, अगर आपने किसी ने भी क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ वो आप जब ये सेशन, मतलब मैं टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूँ, मैं आपसे खुद कहूँगा आपने फिर क्वेश्चन करना है। फिर प्लीज़ काइंडली बीच में ना वो आप क्वेश्चन ना करें, क्योंकि फिर वो इंटरप्शन होगी और फिर फ्लो खत्म हो जाएगा, सारा फ्लो टूट जाएगा। ठीक है जी। और सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैक्स स्लिप्स सारी। ठीक है जी, टैक्स स्लिप्स को डिस्कस करेंगे। उसमें T4 T4A T4A OAS ये सारे जो हैं इनकी टर्म्स हैं, स्लिप्स के नाम्स हैं। तो मैं इन डिटेल्ड बताऊंगा आपको कि ये T4 फॉर्म किस लिए होता है, T4A फॉर्म किस लिए होता है, T4A OAS किस लिए होता है, T4AP किस लिए होता है, T4E किस लिए होता है। इसी तरह जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें भी हम फर्दर जो स्लिप्स बाकी हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये वो सारी स्लिप्स हैं जो आप अगर ये सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% यही स्लिप्स होती हैं। जब कि क्लाइंट आएगा आपके पास वो यही स्लिप्स आपको देगा, लेकिन आपको नो हाउ होनी चाहिए कि ये स्लिप्स किस चीज की, किस किस टाइप ऑफ इनकम को जो है वो प्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी। इसमें T5007 T5008 T5013 ये सारी स्लिप्स हैं। और ये स्लिप्स वो स्लिप्स हैं जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सीआरए ने डिफाइन किया हुआ है बेसिकली। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो कोई कंपनी है, वो T4 एम्प्लॉयमेंट जो है स्लिप इशू करती है मंथली बेसिस पे, लेकिन उसको ईयर एंड के ऊपर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के ऊपर वो सारी उस एम्प्लॉय की इनकम सीआरए को रिपोर्ट करनी होती है। उस सारा जो टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया होता है, इनकम टैक्स, चाहे वो फेडरल लेवल के ऊपर है चाहे वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, उसने सारे का सारा वो रिपोर्ट करना होता है। जो टैक्स, जो उसने पेंशन उन्होंने डिडक्ट की होती है वो उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है। जो उन्होंने ईआई डिडक्ट किया होता है वो उन्होंने रिपोर्ट करना होता है। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो होती है वो रिपोर्ट करनी होती है। तो फिर वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के ऊपर जो है स्लिप जनरेट होती है और वो फिर क्लाइंट को दी जाती है। और वो जो टैक्स पेयर होता है फिर वो अकाउंटेंट को वो स्लिप देता है, और फिर वो अकाउंटेंट जो होता है उस स्लिप को रिपोर्ट करता है उसकी टैक्स रिटर्न में। तो ये T4 T4A ये सारी स्लिप्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। फोर्थ लेक्चर में हम क्या करेंगे जी, ये फोर्थ लेक्चर में आपको एक प्रैक्टिकल केस करवाऊंगा मैं। उस केस का सिनारियो ये होगा, एक बंदा जो कनाडा में रहता है, सिंगल है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है और वो टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहा है। तो कैसे उस शख्स की टैक्स रिटर्न बनेगी, उस टैक्स पेयर को हम किस तरह से उसकी T4 की स्लिप भी, उसकी तमाम आईडी पेज भी, तमाम डिटेल्स कैसे उसकी इनपुट करनी है और उसको कैसे जो है वो उसकी रिटर्न बनानी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा फोर्थ लेक्चर में। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ लेक्चर में ही आपको मैं ओवरव्यू दूंगा, रेंटल इनकम क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम क्या होती है, फॉरेन इनकम क्या होती है। जो फिफ्थ है हमारी क्लास, वो बेस्ड करती है डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस के ऊपर, लाइक PRPP, आर RRSP। ये सारी अ काइंड ऑफ सेविंग प्लान्स हैं, पेंशन प्लान्स हैं, इनके कंट्रीब्यूशन रूम्स होते हैं। कितनी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, आपकी प्रायर ईयर, प्रीवियस ईयर कितनी जो थी वो इनकम थी वो। और ये इंतहाई हॉट टॉपिक है ये वाला जो RRSP वाला है, क्योंकि जब आप ये चीजें सीख लेंगे, सब कुछ लर्न कर लेंगे और आप क्लाइंट को डील कर रहे होंगे, तो बहुत सारे क्लाइंट्स इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे जी कि मैंने इतनी कंट्रीब्यूशन कराई, मुझे पेनल्टी पड़ गई। मैंने, क्योंकि उसमें इस RRSP कंट्रीब्यूशन में रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स बेसिकली जो हैं, इनमें होता क्या है, इनमें होता असल में इस तरह से है कि ये आपकी इनकम के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं। जितनी आपकी इनकम थी प्रायर ईयर उसके मुताबिक एक रूम सेट होता है और उसी के अंदर रहते हुए आपने जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशंस करनी होती हैं। और ये जरूरी क्यों है, इसलिए कि ये जो जितने भी सेविंग प्लान्स हैं या पेंशन प्लान्स, अगर आप इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको वो डिडक्शन मिलती है इनकम के अंदर, आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं बेसिकली ये। ठीक है जी। तो RPP और RRSP ये सारे टॉपिक्स मैं फिफ्थ लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। और फिर मैं आपको एक सिनारियो दूंगा इसके अंदर कि क्लाइंट है वो आपके पास आया, वो इन रिटर्न सिनारियो होगा और वो आपसे एडवाइस लेने के लिए आया जी कि मेरा इतनी जो है मैंने RRSP में कंट्रीब्यूट करना है, बताएं मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो उसमें पूरा सिनेरियो मैं दूंगा आपको, आपने उस सिनेरियो को आंसर करना होगा एज एन अकाउंटेंट, एज एन प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपने आंसर करना होगा। तो इस तरह से ना सिर्फ के बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग होगी आपकी सॉफ्टवेयर के ऊपर, बल्कि आपका प्लस क्लाइंट डीलिंग जो है वो भी आपको समझ आ जाएगी। वो तभी आएगी जब आपको नॉलेज होगा। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में, फिफ्थ लेक्चर में कवर करूंगा। सिक्स्थ लेक्चर में हम क्या करेंगे जी कि वो सारी स्लिप्स जो हमने पीछे जिनका ओवरव्यू किया होगा, उन सारी स्लिप्स को हम
ले लेंगे और उनसे रिटर्न्स बनाएंगे। 6 लेक्चर में मैं आपको रिटर्न बनाकर दिखाऊंगा इन तमाम स्लिप्स के साथ, T4 के साथ, T4A के साथ, T4E के साथ, T4RSP, इन तमाम स्लिप्स के साथ हम एक रिटर्न बनाएंगे। ठीक है जी। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस केस भी दूंगा, प्लस TFSA कंट्रीब्यूशन एक सिनारियो होता है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट्स कहते हैं कनाडा में इसको। तो जो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट्स हैं इनके बारे में TFSA होता क्या है, इसके क्या अफेक्ट्स हैं, इसका रिटर्न से कोई, इसका डायरेक्टली कोई इसमें अफेक्ट होता है रिटर्न पे या नहीं होता, ये किस तरह से एक कैनेडियन जो है रेजिडेंट को बेनिफिट देते हैं TFSA वाले। ठीक है जी। इसके बारे में भी आप एक सिनारियो मैं आपको समझाऊंगा पहले, और फिर आपको एक सिनारियो भी दूंगा। फर्दर जो है 7th लेक्चर में हम आपको फिर से एक रिटर्न बनाऊंगा, इस बार डिफरेंट स्लिप्स होंगी। T4A OAS ओल्ड एज सिक्योरिटी, T4AP क्या होता है, पेंशन की स्लिप होती है, T4RIF ये रिटायरमेंट की एक स्लिप होती है, इसके बारे में इसको किस तरह रिपोर्ट करना है रिटर्न में ये बताऊंगा। 8th लेक्चर में जी आपको मैं बताऊंगा कि आपने T5008 बेसिकली होते हैं कैपिटल गेन्स की स्लिप होती है, तो इस स्लिप को T5 डिविडेंड की स्लिप होती है, T5013 पार्टनरशिप इनकम की स्लिप होती है, T3 ट्रस्ट इनकम की स्लिप होती है। इनको कैसे आपने रिपोर्ट करना है रिटर्न में, फिर हम इन स्लिप्स को लेकर भी जो है वो रिटर्न बनाएंगे। मेरी कोशिश है कि 99% जितनी भी स्लिप्स हैं मैक्सिमम जो नॉर्मली क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं अकाउंटेंट्स को, उन तमाम स्लिप्स को आपको उनसे जो है अवेयरनेस हो जाए और उनको किस तरह से रिटर्न में रिपोर्ट करना है वो भी सिखा दूं। तो ये भी प्रैक्टिकली हम इसकी रिटर्न बनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो रिटर्न होगी वो होगी रेंटल इनकम की, कि रेंटल इनकम किसी बंदे की रेंटल इनकम है, वो कनाडा में रहता है, तो वो अब चाहता है कि अपनी रेंटल इनकम को रिपोर्ट करे। तो वो कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसका डाटा उससे कैसे लेना है, उसके रेंटल इनकम के अगेंस्ट कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो वो कर सकता है। CCA क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैपिटल कॉस्ट अलाउंसेस। बेसिकली दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, आप सब खूब भी अवेयर होंगे, आप सब माशाल्लाह प्रोफेशनल्स हैं। वो इस तरह से हैं जी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, और किस तरह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लेके उस डेप्रिसिएशन को हम एज ए एक्सपेंस रेंटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में 9th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और 10th लेक्चर में 10वें लेक्चर में जो है हम एक रिटर्न बनाएंगे जिसमें एक शख्स है जो कनाडा में ही रहता है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो फॉरेनर, वो USA से है, वो UK से कहीं और से आ रही है, और इस सूरत में वो वहां भी एक रिटर्न फाइल कर रहा है USA में भी। और अगर वो नहीं कर रहा तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसकी इनकम के ऊपर, वो कितना टैक्स पे करेगा। अगर वो ऑलरेडी USA में से इनकम रिमोटली जॉब कर रहा है और USA से उसकी इनकम है, वहां भी वो रिटर्न फाइल कर रहा है एज ए नॉन रेजिडेंट, तो फिर उसका उसकी जो टैक्स उसने वहां पे किया उसका इफेक्ट कनाडा पे क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कनेडियन टैक्सेस होते हैं इनमें US टैक्सेस का भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि दोनों बहुत नेबर कंट्रीज हैं, क्रॉस बॉर्डर्स हैं। तो बहुत सारे लोग कनाडा में वहां पे कनाडा में रहते हुए घर से, अब ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो चुका है कोविड के बाद, बहुत सारे लोग जो है वो घर से अब रिमोटली जॉब करते हैं, और यही ट्रेंड अब हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है BPOs की वजह से। और यहाँ पे भी बहुत सारे बैक ऑफिस बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी अभी भी मतलब आप फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं तो बहुत सारे लोग घर से बैठ के काम करते हैं, तो वो रिमोटली जॉब होती है। और उसमें आप पैसा कहाँ से कमा रहे होते हैं, USA से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट जॉब्स आपको आ रही होती है। तो इसी तरह वहां भी कनाडा में भी लोग US की डिफरेंट कंपनीज के लिए काम करते हैं घर से बैठ के। अब उस इनकम को हम कैसे रिपोर्ट करेंगे टैक्स रिटर्न में, तो वो आपको मैं इसमें गाइड करूंगा। FTCs बेसिकली होते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स। तो आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स की वर्किंग कैसे करनी है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, किस तरह से आप अपने क्लाइंट को जो उसने USA में टैक्स पे किया है उसे किस तरह से यूटिलाइज करेंगे यहाँ कैनेडियन टैक्स रिटर्न में, कि उसको रिलीफ मिल सके, उसको डबल टैक्स पे ना करना पड़े। तो ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर एक्सेल की वर्किंग के साथ आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। ये नेक्स्ट जो हमारी रिटर्न होगी वो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम की, यानी कि किसी ने अगर कोई शॉप खोली है, कि अपना ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन छोटा सा बिजनेस कर रहा है, उसको कैसे हम रिपोर्ट करेंगे। और ये जो पूरी एक अपना ये स्कीम ऑफ स्टडी है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है, ये हम आपको दे देंगे और आप बाद में तसल्ली से भी सारी स्कीम ऑफ स्टडी को बाद में खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बाद में क्वेश्चन हो तो वो भी मैं आपको एड्रेस करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारी जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम टैक्स रिटर्न विद मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग CCA। वहां पे असल में होता है कनाडा के अंदर कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई अपनी व्हीकल है आपकी, या घर पे आप बैठ के काम कर रहे हैं,
तो वो सारे एक्सपेंसेस भी आप बिजनेस के अगेंस्ट जो है एज ए डिडक्शन यूज कर सकते हैं, एज एन एक्सपेंस यूज कर सकते हैं। तो मोटर व्हीकल का एक पूरा फॉर्म होता है कैनेडियन टैक्सेस के अंदर, वो किस तरह फिल होना है उसका, हम जो डेप्रिसिएशन है उसकी मोटर व्हीकल की वो कैसे क्लेम करेंगे, कि अगर कोई नया एसेट आपने बिजनेस में ऐड किया है तो उस एसेट को कैसे हम उस बुक्स में ऐड करेंगे, ये भी इसके अंदर हम लर्न करेंगे। नेक्स्ट जो लर्निंग है हमारी वो है बेसिकली 13th लेक्चर में जो होगी, 13वें लेक्चर में, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ T2202। बेसिकली एक फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस का। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं घर से बैठ के, तो आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ करता है कि ठीक है आप घर से काम कर लें। आप इसमें अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी फिर एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको T2200 फॉर्म अप्रूव कर दे, तो आप वो सारे एक्सपेंसेस उस जॉब को करने के लिए, चाहे स्टेशनरी है, चाहे यूटिलिटीज है, चाहे इंटरनेट है, चाहे टेलीफोन है, वो तमाम एक्सपेंसेस, अगर चाहे माइनर सी रिपेयर मेंटेनेंस भी है आपकी, या कोई एसेट ले रहे हैं, प्रिंटर है, जितने भी एक्सपेंसेस आपके घर बैठे हुए हो रहे हैं, चाहे आपकी इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं छोटी मोटी, ठीक है, वो सारी की सारी आप एज एन ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं, घर से जॉब कर रहे हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका एम्प्लॉयर T2200 फॉर्म आपका अप्रूव करे, तब आप ये सारे एक्सपेंसेस घर से क्लेम कर सकते हैं अपनी रिटर्न में एज एन डिडक्शन। ठीक है जी। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। T777 बेसिकली वो फॉर्म है जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस और सारी चीजें हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। T2202 ट्यूशन स्लिप्स होती हैं, इसके क्रेडिट्स होते हैं। ऑन पेन ऑनटेरियो ट्रिलियम बेनिफिट होता है ये बेसिकली, अगर आप लो वेज हैं बेसिकली तो आपको गवर्नमेंट वहाँ सपोर्ट करती है, लेकिन इसका एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसमें आपने अपना जो, अगर आप प्रॉपर्टी जो है उसका, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट आपने बताना होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो आपने बताना होता है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स कितना आपने पे किया पूरे साल का। तो वो उसकी बेसिस के ऊपर फिर आपको जो है वो बेनिफिट्स क्या देते हैं कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ पैसे गवर्नमेंट आपको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पे बैक कर देती है आपको सपोर्ट करने के लिए, अगर आप लो वेज हैं, उसमें एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्ट पेड ऑन स्टूडेंट लोन, ये भी एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो वहाँ पे अर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे होते हैं एज ए वेटर, उनको टिप्स मिल रही होती हैं, फिर वो अपना स्टडी भी कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में भी रह रहे होते हैं। और तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको T2202 जो उन्होंने अपनी फी पे की होती है उसके बदले में एक, जो यूनिवर्सिटी है वो एक इशू करती है फॉर्म, और वो बेसिकली होते हैं एजुकेशन के क्रेडिट्स। आप उन एजुकेशनल क्रेडिट्स को यूज करते हुए अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। प्लीज अपना, जो भी बाकी लोग हैं अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस प्लीज। अच्छा जी। फेडरल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स को भी हम, जो हमारा 13वां लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ये तमाम के तमाम टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। अगर अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो दिस इज द ह्यूज नॉलेज, आपको ये सब हजम करना पड़ेगा, आपको सब सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सजेशन ही करूंगा कि आपने कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी। हर क्लास जो है वो यूनिक है, हर क्लास यूनिक है। ठीक है, अगर आपने एक भी क्लास स्किप कर दी तो आपके कॉन्सेप्ट उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई एम यूजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट रिटर्न, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी वहां पे। तो उसका फिर ऑप्शन ये है कि आप अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं उसमें, और जो भी ग्रुप में व्हाट्सएप में जो क्वेरीज होंगे आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अगर बहुत कोई इशू है आपका बन गया है इसकी वजह से आप नहीं आ सके, हो जाता है, इंसान है, हमारे 100 किस्म के मसाइल होते हैं, तो आप वो फिर रिकॉर्डेड सेशन और प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं। और फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है भी आपका तो आप उससे व्हाट्सएप के ऊपर जो भी हमारा ग्रुप होगा उसमें कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन कोशिश करें कि बिला वजह क्लास कीप ना करें। आपने रेगुलरली तमाम क्लासेस लेनी है, और इतना सारा नॉलेज है, अगर आप इसको प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करेंगे तब भी आप इसको मतलब हजम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिवली क्लासेस लेनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा जी। 14वें लेक्चर के अंदर जो है हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट टाइम होम बायर्स प्लान। हमारे यहाँ ये सारी सहूलतें नहीं होती, लेकिन कनाडा बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है टैक्स पेयर्स को, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं और वो बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट टाइम होम बायर्स प्लान में बेसिकली होता है कि अगर आप पहली बार अपना घर लेने जा रहे हैं तो उसमें किस तरह से आप इस प्लान को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को बचा सकते हैं डिफरेंट एक्स्ट्रा मनी से। तो इसमें मतलब
होता असल में ये कि आपके अपने ही पैसे होते हैं जो आपके आरआरएसपी अकाउंट में होते हैं, सेविंग प्लान्स में होते हैं, सेविंग अकाउंट्स में होते हैं। तो आपको किस तरह से, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको इनको मैं आपको इन डिटेल्ड एचबीपी की जो भी सारे क्राइटेरियाज हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। कौन कौन एलिजिबल होता है इसके लिए, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कितने इसके क्रेडिट्स मिलते हैं, और किस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं। ठीक है जी। चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं कैनेडियन रिटर्न्स में, अगर आपके बच्चे हैं आप उन पे खर्चा कर रहे हैं। बट उसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो आप मीट करते हैं तो एज ए टैक्स पेयर, एज ए कैनेडियन रेजिडेंट, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। कनाडा चाइल्ड बेनिफिट सीसीबी, बेसिकली अगर आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे पैसे देती है। उसके लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, ये वो फॉर्म है जो हम फिल करेंगे, हम लर्न करेंगे, और इसको मेक श्योर करना होता है। क्योंकि बहुत सारे जो आपके पास ऐसे भी क्लाइंट्स आएंगे, या आप जहाँ फर्म में काम करेंगे वहाँ पे ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो स्पेसिफिकली आपसे पूछेंगे जी कि आपने मेरा वो बच्चों की बेनिफिट वाला फॉर्म फिल किया है, तो आपने बताएंगे जी हाँ जी मैंने फिल किया, और वो पूछेंगे उसका मुझसे वो फॉर्म स्पेसिफिकली शेयर करें, मैं देखना चाहती हूँ या मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पैसे कितने, मुझे कितने पैसे मिलेंगे आने वाले साल में, जुलाई से ऑनवर्ड उनका होता है, जुलाई से जून की पेमेंट्स होती हैं उनकी। और अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते। जी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसके अंदर हम जो है कंबाइंड रिटर्न बनाना, अभी तक मैं आपको सारी सिंगल रिटर्न सिखाऊंगा, इसके ऊपर जितनी भी रिटर्न मैंने डिस्कस की हैं जो मैं बनाऊंगा वो एज ए सिंगल। एक बंदा है जो कनाडा में रहता है और वो सिंगल है, मैरिड नहीं है। अब 15वें लेक्चर में आकर मैं जो रिटर्न बनाना सिखाऊंगा वो होगा स्पाउसेस की, अगर दो मैरिड लोग हैं इकट्ठे रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या तरीकेकार है, वो किस तरह से, फिर फैमिली का पेज उनके बच्चों के बारे में जो डिटेल डालनी है वो किस तरह डालेंगे। फिर चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस इन प्रैक्टिकल वे आपको मैं एंटर करके दिखाऊंगा। ऑन बन कैसे फिल करेंगे, T777 फॉर्म कैसे फिल करेंगे, D2202 कैसे फिल करेंगे, वो सारे फॉर्म्स आपको मैं सिखाऊंगा इसके अंदर 15th लेक्चर के अंदर। 16th लेक्चर के अंदर क्या होगा जी हमारा, सॉरी, जो कंबाइंड टैक्स रिटर्न होगी फॉर स्पाउसेस इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंसेस एंड चैरिटेबल डोनेशंस। वहां पर अगर आप अपनी ऊपर पैसे लगाते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं एज ए रिडक्शन अगेंस्ट योर इनकम, जो आपकी इनकम को रिड्यूस करेगी। क्योंकि जब जैसे ही आपकी इनकम रिड्यूस होगी आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में फॉल करेंगे, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी कम बनेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी हम इसमें देखेंगे जी किस तरह से एंटर करते हैं, और कौन कौन से मेडिकल एक्सपेंसेस उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड टैक्स रिटर्न। इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर एज ब्रैकेट के लोग आते हैं, अब जानते हैं, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स, और इवन दो अगर आपकी इनकम पहले से स्टार्ट हो गई है और एक स्पेसिफिक सेट ब्रैकेट है, अगर उससे ऊपर इनकम चलेगी तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज वही इनकम जो है आपकी पेरेंट्स के साथ फिर आपकी कंबाइंड रिटर्न बनेगी और आपका वहां पे इनकम रिपोर्ट होगी और वो टैक्सेबल होगी, अगर आपकी इनकम है आपने टैक्स देना है। अच्छा, अब जिस तरह के डिफरेंट एज एज ब्रैकेट्स के लोग आते हैं, ठीक है जी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, उनको पेंशन मिल रही होती है, तो वो अपनी पेंशन को भी स्प्लिट कर सकते हैं दोनों स्पाउसेज। अगर एक ही पेंशन ज्यादा है, उसका टैक्स ज्यादा बन रहा है, दूसरी जो है उसकी बीवी, उसकी पेंशन कम है, उसकी जो स्पाउस है, तो वो अपनी इनकम स्प्लिट करेगा। उसको स्प्लिट करने से उसको डिडक्शन मिल जाएगी और उसको उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि उनके जो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। वो किस तरह स्प्लिट करते हैं उसका फॉर्म T1032 होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में 17th में। नॉर्मली जितने भी इनके कैनेडियन फॉर्म्स होते हैं वो टी से स्टार्ट हो रहे होते हैं, T1032, T777, T2200, T2202, T4A, तो टी से स्टार्ट हो रहे होते हैं ज्यादातर। अच्छा जी, 18th लेक्चर के अंदर हम कंबाइंड रिटर्न बनाना सीखेंगे, और एक शख्स है जिसकी प्रिंसिपल रेजिडेंस थी। ठीक है जी, प्रिंसिपल रेजिडेंस होती है बेसिकली जिसमें आप खुद रह रहे हो, उसे हम प्रिंसिपल रेजिडेंस कहते हैं, कि ऐसा घर जिसमें आप खुद रहते हैं उसे प्रिंसिपल रेजिडेंस कहते हैं। और एक होती है एक वो प्रॉपर्टी जो है तो रेजिडेंशियल ही, लेकिन आपने रेंट पे दी है, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। नॉर्मली कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंपनी ओन करती हैं, जिस तरह शॉप्स वगैरह हो गई या कोई प्लाजा हो गया, तो नॉर्मली वो जो लोग होते हैं कैनेडियन या बाकी लोग भी वो कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, कंपनी के एसेट्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपके पास ये जो मेरे पास क्लाइंट
जो मैंने की है अभी तक, तकरीबन 2000 क्लाइंट्स में कर चुका हूँ। तो जो मैंने की है, मेरे पास अभी तक भी कोई एक ऐसा केस नहीं आया जिसमें पर्सनल रिटर्न में हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो, एक आधा शायद आया होगा, इससे ज्यादा नहीं आया। नॉर्मली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को ही हम रिपोर्ट करते हैं पर्सनल टैक्सेस के अंदर, और वो भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो आ भी जाता है कमर्शियल का, तो वो भी आपको कोई इशू नहीं है, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये हमारा एक जो है राब्ता रहेगा हमेशा के लिए। और कभी भी आपको किसी भी काम के दौरान कभी प्रॉब्लम आती है तो मैं हाजिर हूँ और आपकी उसमें हेल्प करूंगा। ठीक है जी। और इसमें रेजिडेंशियल रेंटल, ये जो प्रॉपर्टी सेल करता है टैक्स पेयर, उसको हम किस तरह से रिपोर्ट करेंगे मैं वो बताऊंगा। को किस जगह पर जो है वो एग्जाम्पशंस हैं, कि जहाँ पे कैपिटल गेन की एग्जाम्पशंस है, और किस जगह पर एग्जाम्पशंस नहीं है, आपने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना ही करना है। ये भी हम इन डिटेल्ड इसमें समझेंगे 18th लेक्चर में। जी 19 लेक्चर्स में क्या होगा, हम कंबाइंड रिटर्न बनाएंगे, और ये सारे जो फॉर्म्स हम फिल कर रहे होते हैं बेसिकली, इसके अंदर साथ साथ स्केड्यूल्स भी बन रहे होते हैं। स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 5, स्केड्यूल 6, स्केड्यूल 7, 8, 11, जितने भी स्केड्यूल्स होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे, उनका पर्पस क्या होता है, वो क्यों बनते हैं, उनका मेन रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर जी 20th लेक्चर के अंदर हम, मैं आपको बताऊंगा फॉरेन रेंटल इनकम अगर आ रही है। जो पिछली रेंटल इनकम वाली जो रिटर्न थी उसमें कनेडियन प्रॉपर्टी थी और कनेडियन रेंटल इनकम आ रही थी, लेकिन अब एक बंदा कनाडा में रहता है, उसकी जॉर्जिया यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है जी, कोई उसका जो है प्रॉपर्टी है और वहां से उसको रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन रहता है वो कनाडा में है। अब इसको कैसे रिपोर्ट करना है, फॉरेन रेंटल इनकम को कैसे रिपोर्ट करना है। एक फॉर्म होता है T1135, ये बेसिकली होता है फॉरेन प्रॉपर्टीज को रिपोर्ट करने के लिए सीआरए को। इसको कैसे फिल करना, ये मैंडेटरी है। अगर इसको आप स्किप कर जाते हैं तो आपको 2500 से $5000 की पेनल्टी पड़ सकती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन रिटर्न, जो मैंने अपनी ओरिएंटेशन में बताया था कि हम इंफॉर्मेशन रिटर्न्स भी करेंगे। दिस इज द वन ऑफ देम, T1135। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना जो टैक्स की इम्प्लीकेशंस होती हैं जब आप कनाडा में एंटर हो रहे हैं या कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या चीजें हैं जो आपने करनी है, वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आपने पे करने हैं, किस तरह से उसकी रिटर्न बनेगी, और क्लाइंट को आपने बकायदा एडवाइस करनी है इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि अगर आप एडवाइस नहीं करेंगे, अगर कोई भी चीज़ आप स्किप कर जाते हैं, तो क्लाइंट नॉर्मली वहां पे केस कर देते हैं वो लोग, फर्म्स के ऊपर भी, कि हम इस फर्म के पास गए थे, इन्होंने हमें प्रॉपरली गाइड नहीं किया। ठीक है जी। अब जो भी हमें पेनल्टी पड़ी है सीआरए की तरफ से, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे विल पे दैट पेनल्टी, वी विल नॉट पे दैट पेनल्टी। तो फिर वो फर्म्स पेनल्टीज पे करती हैं। तो आपको इसलिए ये चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ टैक्स टैक्स इम्प्लीकेशन के हवाले से, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इस नॉलेज के बगैर आप फॉर्म फिल करना भी सीख लेते हैं, आपको रिटर्न बनानी भी आ गई, लेकिन अगर आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस का नहीं पता, आपको उसके पीछे लॉ का नहीं पता, तो आप कभी भी क्लाइंट को उस तरह से प्रॉपरली एडवाइस कर ही नहीं सकते। अगर आपने कोई भी चीज स्किप कर दी और सीआरए ने उसको मॉनिटर कर लिया और सीआरए ने उसको पकड़ लिया, और जो पेनल्टी होगी, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू मीन्स द फर्म, वो फर्म जो आपको काम दे रही है। ठीक है। अगर आप पर्सनली कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो आपका क्लाइंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो दोबारा कभी भी आपके पास नहीं आएगा फिर। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि जी एक रिटर्न बनाएंगे कि आप कनाडा एंटर हो रहे हैं, और इसमें आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन का बहुत अहम रोल है। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे ही वो कनाडा में जाते हैं वो सुनते हैं जी कि आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन करें, आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, वो फौरन कर देते हैं, जबकि पहले साल आप आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अब कर दी है तो उसका तरीकेकार क्या है, उसको कैसे डील करना है, उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिटर्न होगी, कि किस तरह से आप उस इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव ऑफ करवा सकते हैं, वो क्या तरीकेकार है, वो भी हम इसी टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लीविंग कनाडा, डीम्ड डिस्पोजिशन। ठीक है जी। डीम्ड डिस्पोजिशन बेसिकली क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजिए, डिस्पोजिशन होता है बेच देना किसी चीज को, डिस्पोज कर देना, डिस्पोज डिस्पोज ऑफ कर देना। तो कनाडा में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो डिस्पोजिशन होती है, इन द टर्म्स ऑफ जब हम टैक्स रिटर्न बना रहे होंगे, वो डिस्पोजिशन कहते हैं। डीम्ड कहते हैं किसी चीज को आपने बेचा नहीं है, लेकिन जिस डेट पे आप कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, जो उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू के ऊपर आपने कैपिटल गेन टैक्स पे कर दिया है, इट्स अ काइंड ऑफ डीम्ड। यानी एक्चुअली सेल नहीं हुआ,
लेकिन आपने उसको डिक्लेयर करके गए हैं जाते हुए कि जी इस वक्त जिस रेट में मैं जा रहा हूँ, इस एसेट की वैल्यू इतनी है, और मेरे खरीदने से लेकर आज की डेट तक जितना भी कैपिटल गेन बनता है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी, आप छोड़ के जा रहे हैं कनाडा, वो 200 की है, तो 100 का गेन हो गया आपको। उस 100 के गेन पे आपने टैक्स पे करके जाना है कनाडा से छोड़ते हुए। कनाडा इतना आसान नहीं है। कनाडा छोड़ना, कनाडा जाना भी मुश्किल है और कनाडा छोड़ना भी मुश्किल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्स रिटर्न फॉर फाइलिंग द रेंटल इनकम। अच्छा, मैंने आपसे वादा किया था ओरिएंटेशन के अंदर कि मैं आपको एनआर की रिटर्न्स भी सिखाऊंगा। तो NR4 जो बेसिकली एक स्लिप होती है, वो उसके उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये होता है, आप एडवांस में टैक्स को रिमिट करते हैं सीआरए को। इन केस अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपकी कनाडा में प्रॉपर्टी है, तो सीआरए कहता है जी कि सीआरए का मतलब है अ काइंड ऑफ एफबीआर, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में एफबीआर है। लेकिन वो एफबीआर की तरह हरगिज नहीं है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एफबीआर तो आपका रिफंड ही नहीं देता ना, लेकिन सीआरए आपको रिफंड देता है। अगर आपने इजाफी पैसे दे दिए तो वो वापस करेगा आपको, ठीक है जी। लेकिन एफबीआर हमारा यहाँ पे रिफंड नहीं करता। हो सकता है किसी को रिफंड मिला हो, लेकिन नॉर्मली जो मैंने सुना है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो रिफंड पैसे अगर आप पर्सनल टैक्सेस कर रहे हैं, अगर आपने इजाफी पैसे दे दिए हैं, वो रिफंड नहीं होते। लेकिन कनाडा में ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपने इजाफी पैसे दे दिए हैं, तो सीआरए, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी जो है, आपकी वही जो इजाफी पैसे हैं, जो ओवर पेमेंट है, वो आपको रिफंड करती है आपके बैंक अकाउंट में। आप बैंक अकाउंट में ले लें। आप चेक लेना चाहते हैं तो आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर वो चेक आ जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर 26 लेक्चर होगा, वो होगा जी हमारा फर्दर, कि अगर एक बंदा जो है वो नॉन रेजिडेंट है और वो फाइल करना चाह रहा है रिटर्न, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो पेंशनेबल इनकम है, कनाडा से उसको पेंशन मिल रही है, रहता वो मैक्सिको में है, रहता वो यूएसए में है, तो किस तरह से उसकी रिटर्न फाइल होगी। नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ NR-73 और NR-6 फॉर्म की है। वो जो सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न्स जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो सारी यही है बेसिकली, NR-73, NR-6, NR-74, NR-5। ये जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स हैं बेसिकली, NR-73 ये होती है बेसिकली डिटरमिन करने के लिए, जब आप कनाडा में छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी कनाडा के साथ टाइज क्या हैं, क्या आप रेजिडेंट बनते हैं नहीं बनते। और जब हम एनआर का सेक्शन स्टार्ट करने जाएंगे, उससे पहले मैं आपको आपके साथ जितने भी स्टैटसेस होते हैं एक रेजिडेंसी के ऊपर, वो डिस्कस करूंगा। डीम रेजिडेंट क्या होता है, फैक्चुअल रेजिडेंट क्या होता है, फैक्चुअल डीम्ड नॉन रेजिडेंट क्या होता है, वो सारे के सारे स्टेटसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। NR-6 भी अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न है, जिसमें हम सीआरए को बताते हैं जी कि ये बंदा कनाडा छोड़ के चला गया है, इसकी ये जो है फोरकास्टेड रेंटल इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, और इसका ये कैनेडियन एजेंट है जो इसकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रहा है, और ही इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमिट द टैक्सेस टू द सीआरए। और फिर उसकी बेस पे वो एक नंबर अलॉट होता है, एनआर नंबर, नॉन रेजिडेंट नंबर अलॉट होता है, और वो फिर जो है हम उसको उसकी बेसिस के ऊपर जो कनेडियन एजेंट है वो उसको टैक्स को रिमिट करता है, जमा करवाता है सीआरए को। नेक्स्ट जो है NR-74 है, कनाडा एंटर होते हुए। NR-5 है, ये पेंशन इनकम के लिए एक इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल होती है। उसके बाद 29वें लेक्चर में हम सीखेंगे ऑडिट रिप्लाई। एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल टीच यू हाउ टू प्रिपेयर द ऑडिट रिप्लाई, दिस इज द एडिशनल थिंग दैट आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस, आई ऑलरेडी हैव एडेड इन दिस कोर्स आउटलाइन। तो ये भी आप सीखेंगे कि ऑडिट रिप्लाई जो है वो किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, कौन कौन से एविडेंसेस आपने सीआरए को सबमिट करवाने हैं। इसके भी आपको मैं बकायदा एक पहले दिखाऊंगा किस तरह से ऑडिट रिप्लाई बनता है, फिर आपको मैं एक सीआरए नोटिस जो क्लाइंट को देता है, सर्व करता है, वो एक नोटिस दूंगा, और फिर मैं आपको उसके कुछ एविडेंस, उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस दे दूंगा, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि जी आप इसका मुझे सीआरए ऑडिट रिप्लाई बना कर दें। इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू। लास्ट, हाउ अ टैक्स पेयर कैन रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। ये भी अगेन मैंने प्रॉमिस्ड किया था कि टैक्स प्लानिंग किस तरह से होती है। ऑल दो ये जितने भी 30 के 30 लेक्चर्स हैं, इसमें इतना ज्यादा नॉलेज है कि अगर आप ये सारा लर्न कर लेते हैं, इट मीन्स यू आर अ कंप्लीट पैकेज फॉर पर्सनल टैक्सेस। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो वन बाय वन अपने जो है अपने आप हैंड रेज करें, मुझे बताएं, मैं आपको आंसर करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। जी बोलें। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई चीज़ पूछना चाहता तो प्लीज़ अपना हैंड रेज करें और मुझे बताएं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और मैं आपके आंसर्स करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
सर ये आपसे पूछना है कि सर अपना नाम बता दें सबसे जी, पहले। नाम नाम फयाज अहमद है। जी जी फयाज भाई। जी जी। तो जी। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये आया, जो आप पढ़ाएंगे, तो हम्म। इसकी बुक्स भी अवेलेबल होंगी इधर पाकिस्तान में या नहीं? अच्छा, मजे की इस्लामाबाद। बात यह है फयाज भाई की ना किताबें जो है ना वो सीपीए की होती हैं। जी लेकिन मैं आपको नोट दूंगा इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ना, मैं ठीक। नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। जिस सही तरह सही। ये आपको स्कीम ऑफ स्टडी मिल रही है ना, ये अभी आपको जी प्रॉपर जो है जी जी। मैंने मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर दी है, ठीक आईसीटी को। वो ठीक। आपको प्रॉपर इसके सारे आज के लेक्चर की ये स्कीम ऑफ स्टडी जी प्लस जी। वो सारे नोट्स जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपको फॉरवर्ड कर दी फॉर योर ऑन लर्निंग। आप इसको ठीक आराम से बैठ के पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। हम ठीक। लेक्चर बाय लेक्चर चलते जाएंगे इंशाल्लाह। और की ठीक है। क्वेश्चन आपका? थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी वकास भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मुझे सिर्फ मेरी क्यूरी ये थी कि ये हम सिर्फ कैनेडियन पर्सनल टैक्सेस पढ़ेंगे, इसमें कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशंस के कॉरपोरेट के टैक्सेस वो नहीं है? इसके बाद ये इतना ज्यादा नॉलेज अगर आप हजम कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसी तरह इसी डिटेल्ड के साथ आपका भाई आपको कैनेडियन कॉर्पोरेट भी जो है वो सिखाएगा। जी, और कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे तो प्लीज पूछ सकता है। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करने जाएंगे। और कोई जिसने क्वेश्चन पूछना हो? जी सर। एनीवन? जी वसीम भाई। प्लीज वन बाय वन आए, सब वन बाय वन आए। आप अपना हैंड रेज करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने लगा। जी चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको स्कीम ऑफ स्टडी दिखा दी है, किस तरह चलेंगे, तो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू सीआरए वेबसाइट। लेट मी ओपन द सीआरए वेबसाइट और उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। एक सेकेंड ठहरिएगा। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी? एक स्टूडेंट बता दे मुझे प्लीज। शो हो रहा है आपको? जी जी, हो रही जी है सर, सर। हो रही है जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की। यहाँ से हम जाते हैं साइन इन टू सीआरए अकाउंट। जब हम साइन इन टू सीआरए अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है। माई अकाउंट, माई अकाउंट से मुराद ये है जो टैक्स पेयर पर्सनल टैक्सेस से रिलेटेड है ये जी, ठीक है। जो टैक्स पेयर खुद से अपना अकाउंट देखना चाह रहा है वो यहाँ पे क्लिक करेगा, अपनी क्रेडेंशियल्स देगा और वो लॉगिन हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस अकाउंट है तो वो भी, ये बिजनेस के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, उसमें बिजनेस टैक्सेस को देखना चाहता है, पेरोल को देखना चाहता है, जीएसटी एचएसटी रिटर्न्स को देखना चाहता है, जिसकी अपनी कॉर्पोरेशन है, जो कि हम नेक्स्ट अपना जो करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट कोर्स होगा इंशाल्लाह उसमें फिर हम इसको जो है डिटेल डिस्कस करेंगे। किसी की कॉर्पोरेशन है तो वो इसमें जा सकता है, उसका अकाउंटेंट भी इसमें जा सकता है। जो लास्ट है वो है रिप्रेजेंट अ क्लाइंट। अब ये जो रिप्रेजेंट अ क्लाइंट है बेसिकली असल में ये हमारे लिए है, अकाउंटेंट्स के लिए होता है रिप्रेजेंट अ क्लाइंट। इसमें देखिए उन्होंने लिखा हुआ है अकाउंटेंट, सबसे पहले अकाउंटेंट लिखा होता है। तो जितनी भी सीपीए फर्म्स हैं जो सीआरए के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जो टैक्स रिटर्न्स बना रही हैं, चाहे पर्सनल टैक्सेस हों चाहे कॉर्पोरेट टैक्सेस हों, वो उनके लिए ऑप्शन ये है। जब मैं जाता हूँ अपनी फर्म में जहां मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं हमेशा इस पे जाके क्लिक करता हूँ, रिप्रेजेंट अ क्लाइंट। उसके बाद जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं जो मुझे फर्म ने दिए हुए हैं मैं इसके थ्रू जाके देखता हूँ। अगर पर्सनली अगर आप क्लाइंट कर रहे हैं तो आप इसको रीच नहीं कर सकते। आप क्लाइंट को कहते हैं जी कि आप खुद से लॉग इन करें माई अकाउंट में और मुझे सारी डिटेल्स निकाल दें, स्लिप्स निकाल दें। नॉर्मली स्लिप्स वैसे उनके मेलिंग एड्रेस पे भी आ जाती है, या जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं, मतलब किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो कंपनी ही उनको प्रोवाइड कर देती है तमाम स्लिप्स जितनी भी हैं। अगर आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान की कोई स्लिप है, तो वो बैंक उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पे आना है। इन 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 दैट केस अगर आप किसी फर्म के साथ जॉब कर रहे हैं और ऑन द अदर हैंड अगर कोई क्लाइंट है तो वो यहाँ पे आएगा, अपनी सारी डिटेल्स चेक करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है सर्च सीआरए, क्योंकि इन्होंने तमाम की तमाम, अब जो T4 की स्लिप में आपसे बात कर रहा था, अगर मैं T4 लिखता हूँ यहाँ सर्च में आके और मैं क्लिक करता हूँ
तो ये T4 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो रूलिंग्स हैं बेसिकली, वो यहाँ पे आ जाएंगी। एक सेकंड, ये देखें, T4 स्टेटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब जी पढ़ लें आप, इसमें जो चीजें हैं वो सारी। वन सेकेंड, ये सही खुला नहीं लिंक, दोबारा लिंक खोल लेते हैं। जी ये खोल के देख लेते हैं। अच्छा जी, ये अपडेटेड वर्जन के बारे में, 2023 V1 अपडेटेड वर्जन के बारे में बता रहा है बेसिकली, ये लेटेस्ट। इसमें होता असल में ऐसा है कि जितने भी इसके ऊपर CRA की रूलिंग्स होती हैं जो अपडेटेड होती हैं, वो सारी की सारी इसके ऊपर आ रही होती हैं। इस तरह से नॉर्मली नहीं आती, क्योंकि जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो एम्प्लॉय प्रोवाइडर टेरिटरी और कोड, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है इसके ऊपर। T4 स्लिप बॉक्स 12 क्या है? व्हेन द एम्प्लॉय हैज फेल्ड टू प्रोवाइड अ सीन एंटर 00 इन द एंटायर फील्ड। जब हम प्रैक्टिकली रिटर्न्स बनाने जाएंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आपने उसको रिटर्न में, अगर किसी का सीन नहीं है जो न्यूली है, तो वो पहले सीन के लिए अप्लाई करता है, फिर वो रिटर्न फाइल करता है। अगर वो भी नहीं उसको मिला, अभी तक डिले है और डेडलाइन गुजरी, तो फिर 00 डाल के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं सीन की जगह पे। वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस हैं। तो इसमें जैसे ही आपने क्लिक किया T4 लिखे, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, देखें यहाँ पे, जो T4 से रिलेटेड है। अब जैसे जैसे फिलिंग आउट T4 स्लिप, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये पेरोल वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो इसको देखेगा। हमसे जो रिलेटेड है वो T4 स्लिप है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये बता रहा है कि व्हाट इज अ T4 स्लिप, व्हेन टू इशू, व्हाट टू रिपोर्ट, हाउ टू फिल आउट। ठीक है जी। अगर हम T4 स्लिप को देखते हैं, T4 स्लिप आइडेंटिफाइज ऑल ऑफ द रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। ये स्लिप जो है उसका फॉर्मेट है, इस तरह से इशू होती है एम्प्लॉय को। जब हम उस सेक्शन पे जाएंगे, तब अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे आकर कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, जितनी भी मैंने स्लिप्स आपको बताई हैं, इनकम टैक्स स्लिप्स, जब हम क्लासेस पढ़ रहे होंगे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने बकायदा यहाँ पे आना है। और इसके अलावा आप सिंपली गूगल पे भी जा सकते हैं। मतलब गूगल पे चले जाएं, गूगल खोल लें, उसमें लिखें T4 स्लिप, आगे लिखें CRA, तो डायरेक्टली वो आपको ये दे देगा T4 स्लिप का। वही चीज़ जो हम वहाँ देख रहे थे, बआसानी गूगल आपको वो, क्योंकि इसमें सारे टैग्स वगैरह होते हैं बैकएंड के ऊपर, तो वो आपको स्पेशली जो SEO के थ्रू जो SEO की होती है, तो वो आपको स्पेसिफिकली वही टॉपिक उठा के लेकर आता है गूगल जो आप देख रहे होते हैं। इस तरह बाकी चीजें भी जो बाकी कम, इस तरह टर्बोटेक्स है, बाकी जितने भी चीजें हैं, ये सेकंड ऑथेंटिकेशन है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आपने कोई लॉ पढ़ना है, रूलिंग पढ़नी है, टैक्स मैटर को समझने के लिए, तो आपने हमेशा प्रेफर करना है कि Canada.ca जो CRA की वेबसाइट है उसको, उस पे पढ़ें, क्योंकि उस पर जो भी चीज़ लिखी होगी वो ऑथेंटिकेट होगी। आप उसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं। अगर आप किसी भी और अनऑथोराइज्ड या किसी और वेबसाइट से भी डाटा उठाते हैं, समझते हैं, और अगर आप वो एडवाइस कर देते हैं और CRA उसको नहीं मानता, तो आप देन आपके लिए मुश्किल होगी उसको जस्टिफाई करने के लिए क्लाइंट को। तो हमेशा आपने क्या करना है, Canada.ca की वेबसाइट को कंसिडर करना है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक। लाइक FBR, जब हमारे यहाँ पे उनके पोर्टल पर जितनी भी नया लॉ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स वो प्रिंट करते हैं, आप उसको ऑथेंटिकेट समझते हैं, इसी तरह ही CRA कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी भी एक पूरा जो है बॉडी है, और उसके ऊपर तमाम चीज़ें उन्होंने अपलोड की हैं, रूलिंग्स वगैरह अपलोड की हैं, लॉ से रिलेटेड उन तमाम चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। आपने हमेशा इसको ही कंसिडर करना है। ठीक है जी। तो CRA जो बेसिकली वो मेन वेबसाइट है, आप गूगल से चले जाएं, यहाँ टॉपिक लिख लें, या CRA की वेबसाइट पे जाके जो उन्होंने सर्च बार की ऑप्शन दी है वहां से चले जाएं, दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, CRA से रिलेटेड की क्वेश्चन आपका हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। जी अपने हैंड्स रेज करते जाएं वन बाय वन। जी मोहम्मद राशिद साहब। जी राशिद भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि अगर एक फॉर्म अगर कनाडा में रजिस्टर करेंगे तो वो इस वेबसाइट में जाके रजिस्टर हमें करना पड़ेगा? अच्छा देखिए, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया, हालांकि ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये पर्सनल टैक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपने पूछ लिया है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये रेलेवेंट कोशिश करें क्वेश्चन ना करें। अच्छा देखें, जो फॉर्म्स जो होती है ना कंपनी, वो उसके लिए एक बॉडी अलग होती है कॉरपोरेशंस कैनेडा। कॉरपोरेशंस ओके। कैनेडा एक अलग से बॉडी है जो कॉरपोरेशन को रजिस्टर्ड करती है। जिस तरह हमारे यहाँ FBR में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, कंपनी सिर्फ दर्ज होती है FBR में कि हमने SCCP के अंडर कंपनी बना ली है,
हम एफबीआर को बताते हैं जी ये हमारी कंपनी है और हम इसके टैक्सेस फाइल करेंगे। सीआरए सेम एफबीआर की तरह ही वर्क करता है, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। बस फर्क ये है कि वो करप्ट लोग नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये फर्क है और फर्क कोई नहीं है। बाकी यहाँ पे हम अपने लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा तो सर, जी इस कोर्स इस कोर्स के अंदर जो है फर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह ये चीजें शामिल नहीं है इस कोर्स में? ये पर्सनल टैक्सेस है राशि साहब, ओके, ये फर्म, पर्सनल पर्सनल टैक्सेस है। ओनली टैक्सेस। इससे अगला जो होगा कोर्स, जो कॉर्पोरेट का मैं करूंगा, अगर आप ये भी कवर करते हैं साथ और कॉर्पोरेट भी सीख लेते हैं तो फिर आपकी कोई भी आपको मात नहीं दे सकता, आप पूरी ग्रिप हो जाएगी। ओके, ये पर्पस है, पर्सनल से इसलिए स्टार्ट की है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है। और ये किसी ने की ड्यूरेशन क्वेश्चन? कितनी है सर इस कोर्स की? इसकी जो है ड्यूरेशन वो 2.5 महीने की 30 लेक्चर्स हैं। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी कवर करूं। वैसे सैटरडे और संडे की क्लासेस रखी हैं, अगर हम उनको काउंट करें तो 2.5 मंथ्स बनते हैं, 2.5 महीने बनते हैं। लेकिन मेरे कुछ बीच में ऑफ डे भी होते हैं, कभी आ जाते हैं बीच में, तो मैं कोशिश किया करूंगा आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया करूंगा जी कि नेक्स्ट वीक में 2 या 3 क्लासेस होंगी, तो जल्दी कवर हो सके। ठीक है जी। टाइमिंग क्या रखा है सर? 8:30 से लेकर 10 बजे तक। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। किसी और ने की क्वेश्चन करना है सीआरए से रिलेटेड? हाँ जी जी, मोहम्मद राशि साहब हो गए हैं, उमैर खान साहब, जी उमैर खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे सीआरए के अंदर हमने टैक्स फाइल कर दिया तो सीआरए की वेबसाइट पे जाके हम चेंजेस अमेंडमेंट्स कर सकते हैं टैक्स वाइज? जी जी, कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन होती है, लेकिन मैं जो आपको अमेंडमेंट का तरीका बताऊंगा, मैंने अमेंडमेंट वाला टॉपिक ऐड नहीं किया इसके अंदर, जो आपने अब अमेंडमेंट की बात कर दी है अमर साहब, इसके अंदर ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही अमेंडमेंट भी बन जाती है और वहां से इलेक्ट्रॉनिकली फाइल भी हो जाता है। ठीक है। ये मतलब वो आप करवाएंगे इसमें? हाँ, मैं आपको बता दूंगा कि बनती कैसे है, अमेंडमेंट किस तरह बनती है, वो वाला फॉर्म भी मैं ऐड कर दूंगा, आपकी आपने कह दिया तो अब आपकी फरमाइश पे वो भी ऐड कर दूंगा। और बताएं। सर असल में ना एक मेरा क्विक यही क्वेश्चन था, तो हम्म काइंडली आप कोई हिंट मुझे दे सकते हैं क्योंकि एक मेरे पास कोई फ्रीलांसिंग का क्लाइंट था तो उसका यही क्वेश्चन था कि सीआरए हम्म की जो अमेंडमेंट्स मैंने करनी है, मैंने T4 समरी वगैरह बनाई हुई है सारी, तो वो हम्म T4 समरी को देख के ना, तो आपने जो है ना हम्म वहाँ सी नोटिस ऑफ असेसमेंट जो आया है उसको आप हम्म। अमेंडमेंट मैंने करवाना है, तो मैंने जो अच्छा टैक्स ठीक है फाइल ठीक की है। है उसको देखिए कुछ नहीं होता करना। पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। दो चीजें होती हैं, एक होती है T1 एडजस्टमेंट रिटर्न। ये अगेन दिस इज इररिलेवेंट, लेकिन मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए जो होती है ना T1 एडजस्टमेंट, उसमें हम चेंजेस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बाकी सारी की सारी चीजें वैसे की वैसे ही रहती हैं। इसकी दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उससे कहें जी ठीक है, आप अपना लॉगिन अकाउंट दें मुझे, क्योंकि आप अगर फर्म के अंडर काम कर रहे हैं तो फर्म आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव लॉगिन होंगे सीआरए में। अगर आप पर्सनली कर रहे हैं तो आप उससे उसकी कंप्यूटर की एक्सेस लेंगे, वो अपना सिस्टम ऑन करेगा और उसकी वहां जाकर उस रिटर्न पे क्लिक करेंगे। नीचे अब जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आती है मेक चेंजेस की, उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा हाँ जी कौन कौन से हेड्स आपने चेंज करने हैं, वो हेड्स आप चेंज करेंगे, अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, राना साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। अच्छा सर जी, राने मेरा राने से मुझे क्वेश्चन राना राने से मुझे राना इजाज याद आ गया। सर जी मेरा जी। क्वेश्चन था कि इनका जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड कौन सा होता है सर, इसमें पर्सनल का और कॉर्पोरेट का, सर काइंडली प्लीज बता देंगे। अच्छा देखें, जो पीरियड है बेसिकली वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर है, पूरा साल इनका जो कैलेंडर ईयर जो आप बेसिकली पूछना चाह रहे ओके। हैं ना। जी 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 जी। लेकिन जो फाइलिंग डेडलाइन है वो 30 अप्रैल होती है। 13 ओके ठीक हो गया राना साहब? जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है उमैर खान साहब। जी खान साहब बोले, उमैर साहब। सॉरी सर, वो हैंड रेज ही रह गया है। जी जी, पूछें क्या पूछना है। नहीं सर, नो क्वेश्चन नहीं है, वो हैंड रेज था ना, आपने रिपीट दोबारा वो क्वेश्चन चलिए किया। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ओके। जी मोइन साहब है। राना साहब अपना हैंड अप खत्म कर दें, आपने क्वेश्चन पूछ ली है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी मोइन साहब। अच्छा सर, मेरा काइंडली क्वेश्चन है, जो आपने बताया कि प्रैक्टिकल वर्क आप देंगे, प्रैक्टिकल वर्क सीआरए की वेबसाइट से हम, मैंने क्या प्रैक्टिकल वर्क कोई
ये स्टडी पढ़ के हम करेंगे या आप हमें कोई प्रैक्टिकल वर्क इस तरह देंगे, कोई इस तरह का ये देखिए स्टडी के लिए? मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सारे के ओके, सारे जितने भी ठीक टॉपिक्स हैं आप वो ठीक। नोट से पढ़ेंगे। आप खुद से भी जा सकते हैं गूगल के ऊपर, आप सीआरए की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो सर काइंडली मुझे सिर्फ ये बताना, जो केस स्टडी हम्म होगा, केस स्टडी में मतलब कि मैक्सिमम ये मतलब क्योंकि मैं खुद भी एक्स का मैंने काम किया हुआ थोड़ा सा, इनकम हम्म। फ्रॉम रेंट और इनकम फ्रॉम ये जितने भी हैं जो पर्सनल टैक्सेस में आते हैं, जी एक जी केस स्टडी के तहत मतलब यानी कि उसमें सारे यानी कि ये प्रैक्टिस हो रहेगी जी जी, आपको क्योंकि। सब कुछ अभी जो नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूँ ना, आप वो देखते जी, जाएं बस। और ओके, एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह आप। ताला सर, इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक फयाज साहब अपना माइक ऑफ कर लें। जी सर, अभी आ रही है आवाज? यू, थैंक यू वेरी हेलो। हाँ मच। जी जी, थैंक यू। जी जी, सर, आ रही जी जी जी, बोलें जी बोलें सर, फयाज। मैं क्वेश्चन ये करना है कि ये जिस तरह हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, अभी क्वेश्चन हुआ है लेकिन मैं समझ नहीं पाऊँ, किसी दोस्त हम्म ने पूछा है हम्म एनटीएन लेना होता है या जिस तरह सेल हम्म टैक्स रजिस्ट्रेशन होती है, तो आया हम्म। उधर भी यही कोई प्रोसीजर है इसी तरह का? एनटीएन आपने सेल्स टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, नेशनल टैक्स के हवाले से बात करूँ। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे एनटीएन होता है, अच्छा जी जी वो जो जी प्रोसीजर है ना बेसिकली, जी जी। नेशनल टैक्सिंग नंबर जो आप यहाँ पाकिस्तान की वहाँ होता है सेम बेसिकली। सोशल अच्छा इंश्योरेंस नंबर उसका पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है। जब आप कनाडा में चले जाते हैं तो अच्छा। आपने उस डिपार्टमेंट से रब्ता करना है, वो बहुत इजी है। गूगल पे जाएं, लिखें हाउ टू अप्लाई सोशल इंश्योरेंस नंबर, वो पूरा आपका वो जिस तरह आपको मैंने अभी कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का दिखाया ना, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है, जी जी वो जी जी। खुल जाएगी। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता है अच्छा। सबसे अच्छी अच्छी बात किया है फैज साहब, जी जी। कि जो कनाडा है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अब सही। वहां जाएं, उसके स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक। ठीक हो गया। वहां से रजिस्ट्रेशन भी मतलब जिस बंदे की करनी होती है कर सकते हैं? देखें फयाज साहब, ठीक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं ना आप, तो फिर कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक जी यू। राशि साहब। हेलो। जी सर, जी जी। ये जो हम कोर्स करने के बाद जब कनाडा में अगर किसी फर्म का काम हम करेंगे, इसके लिए क्या हमें हम्म। लाइसेंस लेना पड़ेगा या डायरेक्ट हम काम कर सकते हैं? आपको कोई भी फर्म हायर कर लेगी, आपको बस नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग होनी चाहिए, आपको हायर कर लेंगे। आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनको आंसर कर दें। वो पूछेंगे T5008 क्या होती है, आपको पता ही ना हो तो फिर तो नहीं हायर करेंगे। अगर आपको पता है कि T5008 कैपिटल गेन्स की स्लिप होती है, तो आप बताएंगे फौरन जी हाँ जी ये T5008 कैपिटल गेन्स की होती है, तो पता चल जाएगा जी राशि साहब को काम आता है। ओके। ठीक हो गया राशि साहब। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं मूव करने जा रहा हूँ। किसी ने मजीद की क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसके ऊपर जो है वो मूव ऑन कर जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एज पर स्कीम ऑफ स्टडी जो हमारा टॉपिक है जी, वो है बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। अच्छा, अब ये बेनिफिट्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। आ, ये वो नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं लेक्चर 1 के, ये आपके साथ शेयर कर देगी मैनेजमेंट, आईसीटी की मैनेजमेंट आपके साथ प्रॉपर ये सारे नोट्स शेयर कर देगी जो आप बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसका इतना स्कोप क्यों है, हमें क्यों ये जो है वो सीखना चाहिए, ये कोर्स ये क्यों लेना चाहिए। और हमें इसके इसके लिए जो यहाँ बहुत सारे बैक ऑफिसेस बन चुके हैं आज, और आए रोज मुझे भी जॉब ऑफर्स हो रही होती हैं, वो क्यों हो रही होती हैं कि मुझे एक तो ये टैक्सेस आते हैं, दूसरा सिर्फ यही एक वजह नहीं है, वहां बाहर कनाडा में यूएसए में अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या क्या चीजें आप नहीं अवेल कर सकते, कौन कौन से बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते। मल्टीपल एडवांटेजेस जो आपके हैं वो ठप हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप घर बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो सबसे पहला बेनिफिट है जो मैंने बताया था, वो आपको स्कीम ऑफ स्टडीज बताते हुए ओवरव्यू करवाते हुए, कि कनाडा आपके बच्चों को, अगर आप अंडर आपकी वेज कम है तो आपके बच्चों को भी पैसे मिलते हैं। वो जो माँ उस बच्चों को पाल रही है उसको पैसे मिलते हैं, स्पेसिफिकली स्पाउस को मिलते हैं, वाइफ को मिलते हैं। वो पैसे बंद हो जाएंगे आना, वो पैसे नहीं मिलेंगे आपको अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर आप अंडर वेज है, आपकी वेज कम है, आपकी सैलरी आमदन कम है, तो कनाडा वर्कर्स बेनिफिट का उनका पूरा एक प्रोग्राम है, उसके तहत वो पैसे देते हैं। अगर आप वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, वो आपकी इनकम को जज नहीं कर पाएंगे, तो आपके पैसे बंद। कनाडा वर्कर्स बेनिफिट के अंदर भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऑन्टेरियो ट्रिलियम बेनिफिट, जिसे इन शॉर्ट हम ऑन बेन कहते हैं, ऑन्टेरियो बेनिफिट। तो इसी तरह हर प्रोविंस के अपने जो है वो ओंटारियो जो बेनिफिट्स हैं, वो हर
प्रोविंस देता है बेसिकली वहां पे, ठीक है जी। क्यूबेक के अपने हैं, ओंटारियो के अपने हैं, बाकी अल्बर्टा के अपने हैं, बहुत सारे तकरीबन प्रोविंसेस, मेरा ख्याल है इनके 12 या 15 प्रोविंसेस हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर काम करता हूँ वो क्यूबेक का करता हूँ, अल्बर्टा का करता हूँ और ओंटारियो का करता हूँ। ओंटारियो ही इतना बड़ा हब है कि अगर आप ओंटारियो को समझ लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है आपके लिए, प्लस एक आधा क्यूबेक का कोई आ जाएगा तो वो भी। लेकिन मैं इसमें आपको एडवांस में बता दूं कि मैं इसमें क्यूबेक की रिटर्न्स को कवर नहीं करने जा रहा, क्योंकि वो बहुत कम होती हैं, 1%, बाकी ज़्यादातर 99% ओंटारियो की ही होती हैं। और फॉर्मेट तकरीबन सबका सेम है, अगर आपने ओंटारियो को समझ लिया तो आपको क्यूबेक भी बनानी आ जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, वो इजी होता है, बस पैटर्न को समझना होता है, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी होती है चीज़ों की, ठीक है जी। तो अगर आपने ये अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो जो ओंटारियो के ट्रिलियम बेनिफिट्स हैं उसके अंदर आपकी बिजली के पैसे भी आपको रिफंड होते हैं, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, और बाकी बेनिफिट्स भी होते हैं, वो आपको नहीं देगी गवर्नमेंट, नहीं देगी, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स कैन नॉट बी क्लेम विदाउट फाइलिंग। अच्छा, अब रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स वो होते हैं जो आप रिफंडेबल से ही देखें समझ जाएं कि जो कि रिफंड हो सके, और नॉन रिफंडेबल वो वाले क्रेडिट्स जो कि रिफंड नहीं हो सकते लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप किस तरह लेंगे, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ये रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने कोई घर लेना है रेंट के ऊपर, या आप कंपनी किसी की बैंक से लोन लेकर मॉर्गेज पे घर लेना चाह रहे हैं कनाडा में, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, वो कहेगा जी अपनी रिटर्न लेके आए, रिटर्न नहीं होगी तो ना लोन मिलेगा ना आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है जी। वो जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स प्लान का वो जो बता रहा था वो भी नहीं मिलेगा अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करते। नेक्स्ट, आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस, अगर आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स हैं कनाडा के अंदर, वो बूढ़े हैं, उनके लिए आपने केयर टेकर रखा हुआ है एक बंदा, तो वो एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं अपनी रिटर्न में, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो विदाउट फाइलिंग रिटर्न आप कुछ भी नहीं कर सकते कनाडा में, आप जीरो हैं, ठीक है जी, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। रिटर्न आपने, उन्होंने इस तरह से एसोसिएट कर दिया आपकी रिटर्न रोजमर्रा की चीजों के साथ कि आप चल ही नहीं सकते रिटर्न के बगैर। तो इसलिए वहां हर बंदा टर्न टैक्स रिटर्न फाइल करता है, सिवाय बच्चों के जो खेलते हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, ठीक है। इसलिए इस काम का स्कोप बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोग रिटर्न्स फाइल करवाते हैं, और इसलिए बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो है वो इस पे ऊपर काम करते हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको कि इस काम का भी बहुत पोटेंशियल है, मैंने पहले भी ये बात दावे के साथ की थी कि कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं करवा रहा, कैनेडियन टैक्सेस की ट्रेनिंग नहीं करवा रहा, ये वाहिद आईसीटी है जो करवाने जा रहा है, जो मैं करवा रहा हूँ आपको। ये नादिर मौका है, अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप मार्केट गैप को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है जी, और जिनके पास ऐसे अकाउंटेंट्स नहीं है, और वो फिर खुद रख के उनको किस सम हाउ ट्रेन करते हैं, और उसमें भी उन्होंने बड़े सख्त क्राइटेरियाज रखे हैं, अगर आप टेस्ट में फेल हो गए उन्होंने आपको फायर कर देना। तो अगर आप ये काम सीख लेते हैं तो आपके लिए वो वार्म वेलकम, जिस तरह करते हैं ना किसी को वार्म वेलकम कि आ जाए जी, आपको गले से लगाते हैं, तो वो वाला मामला है, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने तो टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, यहाँ पे अकाउंटेंट्स कम है, सस्ते पड़ते हैं, तो अगर आप सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको आपकी इनकम भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप बूढ़े हो चुके हुए हैं वहां पे, मतलब जो लोग बूढ़े हैं, गवर्नमेंट उनको ओल्ड एज सिक्योरिटी देती है, ओल्ड एज सिक्योरिटी प्लस उनको पेंशन्स मिलती हैं। अगर वो भी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उनकी भी ओल्ड एज सिक्योरिटी बंद हो जाएगी, भूखे मरेंगे, बुढ़ापे के अंदर बेसहारा हो जाएंगे, और अगर वो पेंशन है वो भी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा आपको अपनी पेंशन लेने के लिए वहां एक दफा ऐसा भी हुआ कि एक शख्स था, उसने रिटर्न फाइल नहीं करा था, 1 साल हो गया था पूरा, दूसरे साल जब उसकी पेंशन रुकी ना, वो भागता हुआ आया हमारे पास कि मेरी फौरी रिटर्न फाइल करें, फिर उसने आग लगा दी, कॉल्स पे कॉल्स, ईमेल्स पे ईमेल्स, नहीं जी मेरी अभी रिटर्न फाइल करें, मेरी पेंशन रुक गई है, ठीक है। तो वो लोग तो आपकी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, वो नहीं देखते। अगर आपने फॉर इंस्टेंस आपने प्लाजा ले लिया, वहां पे आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, कनाडा सीआरए नहीं देखेगा आपको कि आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करे, कहेंगे जी बेचें इस प्लाजे को, आप इस अगर आपकी हैसियत नहीं है इसे बेचें, प्रॉपर्टी टैक्स दें, छोटी प्रॉपर्टी लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका आप प्रॉपर्टी टैक्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो लिहाजा कंप्लाइंसेस के हवाले से कनाडा इंतहाई सख्त है, आप रिटर्न के बगैर वहां पे कुछ नहीं कर सकते, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है जी। ये है बेनिफिट्स। अब इसके ऊपर किसी ने भी क्वेश्चन पूछा तो पूछ सकता है जी, पूछें।
अच्छा जी, दीवानी साहब, राहुल दीवानी, अस्सलाम अपना वालेकुम। राहुल साहब, आपका नाम राहुल है क्या, क्या नाम है, किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? राहुल 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 दीवानी, ठीक है। आप इंडियन नेम, आप मुस्लिम है राहुल नो साहब, सर। हिंदू है? नो सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक जी, राहुल साहब पूछें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ओंटारियो वाला बताया था, प्रोविंशियल हम्म मैटर है इसमें तो। हम्म हर प्रोविंस की तो अलग सिस्टम होता है ना, जहाँ पे जैसे हम हमारा सिंध का प्रोविंशियल अथॉरिटी अलग है। हम्म फेडरल की हम्म रिटर्न्स जो है वो तो हर प्रोविंस के टैक्स पेयर्स के लिए सेम होगी ना। जैसे हम्म अभी एफबीआर है जैसे है, तो हम्म वो सिंध में कोई बंदा रह रहा है या पंजाब में रह रहा है, वो तो उसका फॉर्मेट तो सेम ही होगा ना। तो ओंटारियो का डिफरेंट, क्यूबेक का डिफरेंट है, वो मुझे समझ नहीं आया। ये राहुल साहब, काइंडली सिर्फ आंसर कर दें। एक वाहिद क्यूबेक ही है जो पठानों की तरह काम करता है। थोड़ा सा इसमें वो तंजो मज़ा भी ले लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हम अलग अथॉरिटी हैं, हमारी रिटर्न्स अलग फाइल होंगी, बाकी सारे के सारे प्रोविंस जो हैं वो फेडरल के साथ इल्हाक है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो भी आप रिटर्न्स बनाते हैं वो ज्वाइंट रिटर्न ही बनती है फेडरल प्रोविंस की, और वो फेडरल में ही रिपोर्ट होती है, बाद में फेडरल जाने और प्रोविंस जाने वो आपस में अपना लेन देन करते रहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन सिंगल। क्यूबेक एक वाहिद है अपना प्रोविंस है जो कहता है जी मेरी रिटर्न आपने सेपरेट फाइल करनी है, उनका पठानों वाला साहब। माजरत के साथ अगर कोई फेडरल पठान वो है, प्रोविंशियल लेवल पठान, हाँ जी वो प्रोविंशियल है, माजरत के साथ अगर कोई पठान है तो वो सर, माइंड ना करे। हाँ जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। दूसरा ये कि यहाँ पे जैसे अथॉरिटीज है वहाँ पे वो मर्ज। राहुल साहब, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर, हम्म, वहाँ पे मतलब जितने जा रहे हैं सिंगल रेवेन्यू अथॉरिटी, वहाँ पे ऑलरेडी वो ऐसे ही है, ऐसे ही क्या? जॉइंट है। मैं आपका सवाल नहीं समझा राहुल साहब, मैं आपका सवाल नहीं समझा, जरा रिपीट करेंगे प्लीज, कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रोविंशियल। क्योंकि आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। आप ऐसा कीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर हेलो रिप्लाई हेलो। मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, बिल्कुल एंड पे हम वो आपका क्वेश्चन एंटरटेन करेंगे, बेफिक्र हो जाए। आपका ना पीछे से नॉइस भी आ रही है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एट द लास्ट इस सेशन के एंड पे एंटरटेन कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए, मैं आपके सबके आंसर्स करूंगा। आंसर्स के बगैर हम सेशन एंड नहीं करेंगे। कोई और जिसने इस पे कोई क्वेश्चन पूछना, अगर आपने बेनिफिट्स के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो मूव फॉरवर्ड होते हैं। सर वकास साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि वहाँ हम्म। पे जो इंडिविजुअल टैक्स हैं वो खुद नहीं रिटर्न करते लोग, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में है इंडिविजुअल कुछ लोग कर लेते हैं, मतलब आसान जी है। जी कर लेते हैं बहुत सारे, लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है कि बहुत कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स भी हैं, अब इतने सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी स्कीम ऑफ स्टडी डिस्कस किया वकास साहब, आपको जी लगता है कि एक नॉर्मल आदमी को पता ही होंगी इतनी सारी चीजें? ऑफ कोर्स सारे तो नहीं कर सकते होंगे, लेकिन मैं उसमें हाँ पोटेंशियल जरा पूछना चाह रहा था कि कितना को पोटेंशियल है जी, वहाँ असल पे। में बात असल में ये है वकास साहब के 10% कर लेंगे खुद ही, ज्यादा से जो बहुत ही सिंपल रिटर्न है वो खुद खुद कर लेगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो भी खुद नहीं करते, क्योंकि जब सीआरए का नोटिस आता है ना बेसिकली, जी। तो एक आम आदमी डर जाता है। वहां का हम्म सीआरए जो है वो आप समझ लें कि एक अथॉरिटी है, मैंने आपको बताया ना कि वो माफी नहीं देते। तो इसलिए हम्म हमेशा से क्लाइंट जो है वो प्रेफर करता है कि मेरा अकाउंटेंट हो जो प्रोफेशनल हो, और वो प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी तरह के लोग नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वो अपने काम में प्रोफेशनल है, टैक्सेस नहीं फाइल करेंगे। अभी मजे की बात आता हूँ, वकास साहब मैंने पीछे क्लाइंट की है, उसने 10 साल की टैक्सेस फाइल की थी गलत, अब जी। उससे हमने $5,500 लिए है वो सारी हम्म रिटर्न्स ठीक करने का। तो फिर असं कहने हुन सुकून है, हाँ, सही। हुन सुकून है, ये बात है ठीक। सारी असल में, हम्म ये बात है सारी। तो मोस्टली वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, तो वो इस तरह की जो है ना वो नहीं करते, बहुत कम होते हैं जो करते हैं, मोस्टली वो प्रेफर करते हैं कि प्रोफेशनल से ही काम करवाए, और वहाँ अकाउंटेंट की इज्जत है बहुत ज्यादा। जब आप कॉल करेंगे ना क्लाइंट को तो आपको सर सर करके बात करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम एहसन बात सलाम। कर रहा हूँ। जी जी मुझे ये पूछना था कि हमारे जिस तरह एक नंबर है कि इतने नंबर ऑफ पर्सन हैं हमारे टैक्स पेयर्स, हम्म रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो कनाडा में हम्म ऑलमोस्ट कितने टैक्स रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं?
एग्जैक्टली नंबर्स नहीं मुझे पता, वो गूगल करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा, इतने काफी सारे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फर्म्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं। तो क्या मिलियंस वहां पे भी, मिलियंस में तो होंगे। तेरे मिलियन है तो वहां पे भी जीरो, जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं कि जीरो फाइल रिटर्न कर दें, तो वहां पे ये ऐसी कोई ऑप्शन होती है या कि नील उसमें रिटर्न, हाँ नील नील रिटर्न रिटर्न? फाइल, फाइल हो सकती है, नील रिटर्न फाइल हो सकती है। सही, जी थैंक जी, यू। माय प्लेजर, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो, नहीं तो हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली वो है कनेडियन पर्सनल टैक्सेस चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होती क्या है, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम कवर करते हैं, इनकम के डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम कवर करते हैं। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे इस वर्ड की फाइल पे, इसके अलावा इसके बाद में आपको एक्चुअल में जो चेकलिस्ट है एक फर्म की, मैं वो दिखाऊंगा अभी। ठीक है जी। और इसके अंदर डिडक्शंस और क्रेडिट्स को हम कवर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कवर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को कवर करते हैं, अदर इनकम को, गवर्नमेंट बेनिफिट्स को, आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन को, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेजिडेंसी को, रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर्स नोटिस ऑफ असेसमेंट को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, ये चीज़ नहीं है नोटिस ऑफ असेसमेंट। नोटिस ऑफ असेसमेंट बेसिकली होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो सीआरए उसको असेस करता है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी उसको असेस करती है, और फिर वो आपको एक नोटिस इशू करती है, उसे कहते हैं नोटिस ऑफ असेसमेंट। उन्होंने आपकी रिटर्न को असेस कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको समझने की बजाय मैं आपको अभी से ही एक प्रैक्टिकली, जो हम नॉर्मली चेकलिस्ट सबमिट करते हैं क्लाइंट को देते हैं जी फिल करके दें, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। आपके पास क्लाइंट आ गया, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लाइंट आ गया आपके पास, उसने कहा जी ओके जी मैंने आपसे रिटर्न बनवानी है। अब आपने यहाँ पे उसको चेकलिस्ट देनी है कि जी ठीक है आप ये चेकलिस्ट फिल करके हमें दें। वो चेकलिस्ट क्या है मैं आपसे अभी अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सेकंड ठहरिएगा। जी एक सेकंड सिर्फ। जी आपको एक स्टूडेंट बता दें, स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ T1 पर्सनल टैक्स रिटर्न। जी सर। यस सर। इस सर जी हो रही ठीक है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्लाइंट आ गया, आपने कहा जी मैं आपकी रिटर्न बना के देता हूँ, उसने क्लाइंट भी एग्री कर गया आपके साथ। अब आपने ये उसको ये दे देनी है चेकलिस्ट। ये एलन मैडन है बेसिकली, ये एक फर्म है जो कि रजिस्टर्ड वहाँ पे कनाडा में ऑपरेट कर रही है, ओंटारियो में। इस फर्म ने भी मुझे ऑफर की थी जॉब की, यहाँ इनका सेटअप ये इंडियन है बेसिकली। इनका सेटअप छोटा है लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पे। जिस सेटअप पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ अराउंडली 100+ एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, और बाहर भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो लेकिन ये मैडन वालों ने अच्छी चेकलिस्ट बनाई है, मुझे पसंद आई है, अपनी फर्म से ज़्यादा, हमारी फर्म से ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने आपको हमेशा, मतलब मेरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ आपको प्रेजेंट करें, ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको जो है मतलब दिखा रहा हूँ चेकलिस्ट के अंदर, जो सबसे अच्छी चेकलिस्ट है। जी इसके ऊपर लिखा हुआ है T1। T1 इज अ काइंड ऑफ, आप कह लें कि एक टर्म है जो हम यूज करते हैं पर्सनल टैक्सेस के लिए, ठीक है। T1 पर्सनल टैक्स रिटर्न, यहाँ आप ईयर दे देंगे। अब समझिए एज ए क्लाइंट आप इसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट को दीदी क्लाइंट फिल कर रहा है, लेकिन क्लाइंट सम टाइम आपसे पूछ भी सकता है भाईजान ये मुझे हेल्प आउट करें चेकलिस्ट फिल करने के लिए। तो वो आपको भी पता होना चाहिए चेकलिस्ट को किस तरह फिल करते हैं, जो जो टर्म्स इसके अंदर यूज हुई हैं वो क्या है। क्लाइंट क्वेश्चन करे तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है जी। और ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट भी है कि आपको ये चेकलिस्ट भी मिल जाएगी, आपने इसके ऊपर रिसर्च भी करनी है गूगल पे जाके थोड़ी सी। अच्छा, पहले सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ज्वाइंट रिटर्न है तो मियाँ बीवी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों, दोनों स्पाउसेस फिल करेंगे। अगर सिंगल हैं आप तो फिर आप अपना पोर्शन सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फिल करेंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड यहाँ आ जाएगा, स्पाउस इधर आ जाएगी। लेकिन स्पाउस का मतलब ये नहीं होता मेल फीमेल, स्पाउसेस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वाइफ पहले फिल कर ले हस्बैंड बाद में फिल कर ले। ऑब्वियसली जब आप नाम पढ़ेंगे विलियम, और जब यहाँ पढ़ेंगे अलीशा, और जो भी नाम होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा ये बीवी है ये बंदा, ठीक है जी। तो आप उस तरह से उसको कर लेंगे। सबसे पहले नेम आ जाएगा आपका, नेम में आपका कंप्लीट नेम आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वहाँ दो नाम रिपोर्ट होते हैं रिटर्न के ऊपर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है जी।
उसके बाद आपका सिन आ जाएगा, सोशल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा, जिस तरह हमारे यहाँ पे CNIC होता है, हमारा ID कार्ड नंबर होता है, वहाँ उनका सिन होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। फिर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देगा, फोन दे देगा, सेल नंबर दे देगा, ईमेल एड्रेस दे देगा, अपने घर का एड्रेस देगा, सिटी टोरंटो आ जाएगा, प्रोविंस ओंटारियो आ जाएगा, उनका पोस्टल कोड होता है 6 डिजिट का, वो देगा, वो भी आपने डालना होता है। और कंट्री ऑब्वियसली कनाडा ही है। अगर तो नॉन रेजिडेंट है और वो ये चेकलिस्ट फिल कर रहा है, तो फिर यहाँ वो USA UK जहाँ वो रहता है वो लिखेगा इन दैट केस। अदरवाइज आपको यहाँ प्रोविंस और बाकी एड्रेस पढ़ के आइडिया हो जाएगा अच्छा कनाडा है, जरूरी नहीं है कि, और ये जरूरी भी नहीं है कि हर बंदा यहाँ कनाडा लिखे, कुछ लिख भी देते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो है वो कॉमन सेंस की बात है, तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, एमिग्रेट और इमिग्रेट ये दो लफ्ज हैं, पहले में ई आता है, दूसरे में आई आता है। आई वाला जो है वो है आप कनाडा में एंटर हो रहे हैं, और ई वाला एमिग्रेट जो है वो आप छोड़ के जा रहे हैं, इमिग्रेट और एमिग्रेट, ठीक है जी। अगर आप कनाडा में एंटर हो रहे हैं तो आप इसमें डेट डालेंगे, अगर आप कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, एमिग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें डेट डालेंगे, और उसके फिर जो इम्प्लीकेशंस टैक्सेस की होती हैं वो मैं बाद में आपको, जब वो लैब टाइम आएगा मैं आपको इंशाल्लाह उस लेक्चर में बता दूंगा। फिर आपने बताना जी आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, कॉमन लॉ हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं। कॉमन लॉ बेसिकली क्या होता है कि दो लोग, वो मर्द हो या औरत हो, शादी के बगैर रह रहे हैं, वो कॉमन लॉ पार्टनर है। दो औरतें इकट्ठी रह रही हैं वो कॉमन लॉ पार्टनर है। दो मर्द इकट्ठे रह रहे हैं वो कॉमन, सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि ओहो ये क्या बात है, ये तो गलत है, लेकिन उनका वहाँ पे कल्चर है, ठीक है। आप जब क्लाइंट से बात, मेरा क्लाइंट था, मैंने USA की रिटर्न बना रहा हूँ, मुझे याद था, उसका जो हस्बैंड था वो भी मेल था और वो खुद भी मेल था। हस्बैंड जो था वो जर्नलिस्ट था, ठीक है, मीडिया में था, और खुद वो घर रहता था, और दोनों वो हस्बैंड हस्बैंड थे, आप कह लें सेम जेंडर कॉमन लॉ पार्टनर थे। तो वो ये चीज़ें वहाँ नॉर्मल है, इसलिए आपने इतना नहीं करना, वियर्ड नहीं करना कि ये क्या बात हुई। मुझे पता है हमारा पाकिस्तान कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, हम इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, तो हमारा डिफरेंट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ डिफरेंट है, लेकिन वहाँ ये चीज़ें सारी वो लोग मैटर नहीं करते। वो कहते हैं जी जिससे भी प्यार हो गया, चाहे दरख्त से हो गया, तो दरख्त के साथ उसने रहना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक मैं जॉक कर रहा था आपसे, ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे वो इस तरह से नहीं कंसिडर करते चीज़ों को। अच्छा, इसलिए यहाँ पे कॉमन लॉ की ऑप्शन भी दी हुई है, इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है, आप पहले शादीशुदा नहीं थे, 2023 में आप शादीशुदा हो गए हैं, तो वो भी डेट देनी है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है कि आप शादीशुदा है। ये देखें, ये ऑप्शन यहाँ, डेट स्टेटस चेंज। आर वी प्रिपेयरिंग अ टैक्स रिटर्न फॉर योर स्पाउस। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप स्पाउस की डिटेल दे देते हैं, लेकिन उसकी रिटर्न फाइल नहीं करते, क्योंकि डिटेल देना जरूरी होती है अगर आप मैरिड हैं। आप चाहते हैं जी कि स्पाउस की रिटर्न भी आप साथ ही बना दें, तो फिर यस करेंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए ऑप्शन है। प्लीज लिस्ट ऑल डिपेंडेंट्स बिलो। अगर आपके बच्चे हैं, उनसे क्या रिलेशनशिप है, लाइक यहाँ पे आप बेटे का नाम लिखेंगे या लिखेंगे सन, यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ देंगे, उसका सिन देंगे, उसकी नेट इनकम को ये वो बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। बेटी है उसका देंगे, डॉटर लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका सिन, सोशल इंश्योरेंस नंबर देंगे, उसकी इनकम लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्पाउस के हवाले से, डू यू, योर स्पाउस और एनी ऑफ योर डिपेंडेंट्स क्वालिफाई फॉर द डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। ये है T2201 फॉर्म होता है इसके लिए, वो मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया उसमें, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू करवा दूंगा इसका भी, ठीक है जी। तो T2201 फॉर्म बेसिकली होता है, अगर आप डिसेबल हैं, आपका इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट कहते हैं आप मेंटली तौर पे इतना आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, नेचुरली आपका मसला है कि आप ना सोच सकते हैं ना ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपकी जो है वो कोई बॉडी बॉडी जो जिस्म का हिस्सा है वो उसमें डिसेबिलिटी है, या देखने का कोई मसला है, किसी किस्म की भी डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट अगर आपकी है, तो गवर्नमेंट उसके भी पैसे देती है आपको, ठीक है जी। और उसके लिए अगर आपने कोई केयर टेकर भी रखा हुआ है उस बच्चे के लिए, उस बूढ़े के लिए, उस जवान के लिए, तो वो भी उसके जो है पैसे हैं वो आप उसको एज एन एक्सपेंस डिडक्शन के तौर पर अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस करना, अगर नहीं है तो नॉर्मली जो कि नहीं होती 99% ऑफ द टाइम आप नो करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, रिटर्न बनाते हुए जो आपने क्लाइंट से चीज़ें मांगनी है कि जी ठीक है मैं आपकी रिटर्न बना रहा हूँ, लेकिन मुझे लास्ट ईयर का नोटिस ऑफ असेसमेंट भी दें, ठीक है जी, लास्ट ईयर की कंप्लीट रिटर्न जो आपके अकाउंटेंट ने फाइल की थी वो भी दें। अगर आप ही उसके अकाउंटेंट हैं और आप नेक्स्ट ईयर आप बना रहे हैं, तो फिर आप ये चीज़ें नहीं मांगेंगे स्वाय नोटिस ऑफ असेसमेंट के, और वो भी आप उसके CRA अकाउंट से जाके निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वो ये है कि आर यू अ कैनेडियन सिटीजन। आपने सीआरए को बताना होता है कि आप सिटीजन है या नहीं है। क्या आप ऑथोराइज करते हैं कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शंस कनाडा को, जो एक अलग से बॉडी है जो जो इलेक्शंस को रेगुलेट करती है, जिस तरह हमारे यहाँ पे इलेक्शन की बॉडी अलग से है जो कि डेट अनाउंस करके फिर चेंज कर देती है हर बार, या कभी करती नहीं है, और अब देखिए अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए हमारे मुल्क के हालात भी जो है वो स्टेबल हो। तो इसी तरह वहाँ पे भी इलेक्शन, जो इलेक्शंस कनाडा है बेसिकली वो उसका आपने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने देना है तो आप यस कर दें एज ए क्लाइंट, अगर आप नहीं देना चाहते अपनी डिटेल्स इलेक्शंस कनाडा को तो आप नो कर दें, ठीक है, ये क्लाइंट करेगा। फिर आपने बताना कि क्या आप फॉरेन प्रॉपर्टी ऑन करते हैं मोर देन 100 कैनेडियन डॉलर्स। अगर करते हैं तो यस करेंगे इन इस केस में T1135 फॉर्म जो मैंने स्कीम ऑफ स्टडीज में बताया था वो फिल करेंगे। अगर आप नहीं, आपकी कोई प्रॉपर्टी बाहर या $1 लाख से कैनेडियन डॉलर से कम है तो आप नो करेंगे। हैव यू मेड इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट फॉर द टैक्सी, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट्स की हैं यस करके यहाँ बताएंगे कितनी पेमेंट्स की हैं, वो हम क्लेम करेंगे। अगर नहीं की तो आप नो कर देंगे। नॉर्मली नहीं होती इंस्टॉलमेंट्स, वो सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में होती हैं, अदरवाइज बाकी केसेस में नहीं होती, ठीक है जी। डू यू वांट योर टैक्स रिफंड डिपॉजिट डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। अच्छा जी, इसे कहते हैं डीडी, डायरेक्ट डिपॉजिट, डीडी कहते हैं, ठीक है। ये वो दूसरा वाला डीडी नहीं है जो यहाँ पे इशू होता है, ये एक टर्म है बेसिकली डायरेक्ट डिपॉजिट की, ठीक है। अब डायरेक्ट डिपॉजिट जो है बेसिकली आप दो ऑप्शन देता है सीआरए, या तो आप चेक ले लें या आप जो है अपने अकाउंट नंबर हमें दे दें, हम ट्रांसफर कर देंगे पैसे। और वो ट्रांसफर करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो ये दो ऑप्शन है। तो फिर क्लाइंट आपको अगर कहता है जी डायरेक्ट डिपॉजिट है तो फिर आपको अकाउंट नंबर देगा। अगर वो कहता है कि जी नहीं मुझे तो चेक भेज दें मेरे मेलिंग एड्रेस पे, तो फिर इसको यस कर देगा। हम डायरेक्ट डिपॉजिट के फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, सारे के सारे पैसे उसके चेक के थ्रू बन के उसके घर वो चेक पहुंच जाएगा, और फिर वो उसको जाके जमा करवा के डिपॉजिट करवा के पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ तक तो थी सारी चीजें, वो जो उसकी पर्सनल थी, उसके एसेट्स से रिलेटेड थी, वो मैरिड है कि नहीं है। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसके अंदर चेकलिस्ट में, जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है सोर्सेज ऑफ इनकम का और डिडक्शंस का और टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल का। अब ये सारे के सारे वो फॉर्म से जो मैं डिस्कस करता स्कीम ऑफ स्टडीज में, वो सारे यहाँ दिए हुए हैं, देखिए वो सारी डिडक्शंस भी यहाँ दी हुई हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास इंप्लॉयमेंट इनकम है आप टिक कर देंगे, आप बस यहाँ पे सिर्फ बताना है कि मेरी ये इनकम है। अच्छा, अब चेकलिस्ट की खूबसूरती क्या है, चेकलिस्ट क्यों दी जाती है? नॉर्मली जब हम कोई काम करने लगते हैं, हमें से रूटीन में भी अपनी प्रैक्टिस बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हम कोई काम जब करना शुरू करते हैं और अगर हम चेकलिस्ट हमारे पास ना हो, हमने पहले से उसको नोट डाउन ना किया हो कि मैंने ये स्टेप जो है वो करने हैं, मुझे ये चीज़ें चाहिए, हम कोई ना कोई चीज़ स्किप कर जाते हैं। ये चेकलिस्ट का पर्पस ही यही है, जब क्लाइंट इसको देख रहा होगा कि अच्छा हाँ मेरी ये भी है, मेरी ओल्ड एज सिक्योरिटी भी है फॉर इंस्टेंस, या मेरी अदर पेंशन एनिटीज भी है, या मेरे डिविडेंड भी हैं, अच्छा मैंने आरआरएसपी जो मेरी आरआरएसपी विड्रॉल्स भी है मेरी, अच्छा जी मेरा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी है। अब वो टिक करता जा रहा है। अगर ये चेकलिस्ट ना हो, हम उसी के डाटा दे दे अपना, तो हो सकता है वो किसी एक चीज को स्किप कर जाए। ये पर्पस है बेसिकली याद दहानी करवाने का। और जो उसने टिक कर दी है डिविडेंड इनकम और उसने नहीं दी, तो आपने क्लाइंट को कहना है भाई जी आपने चेकलिस्ट में डिविडेंड इनकम वाले के ऊपर टिक किया हुआ है, आपने हमें डाटा नहीं दिया। तो वो फिर आपसे माजरत करेगा कि डाटा देगा। अगर उसने बाय मिस्टेक टिक कर दिया तो वो बताएगा जी वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था, माजरत, वो आप उसको छोड़ दें, मेरी ऐसी इनकम कोई नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। वहाँ लोग जो है बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो जो टिक करते हैं उन्हें पता होता है उनकी इनकम होती है, और वो सारा डाटा भी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। इसी तरह अगर उसने आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन किए तो वो टिक करेगा, अगर चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस हैं तो वो टिक करेगा, और वो सारे एक्सपेंसेस भी और आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन की स्लिप भी आपको देगा, ठीक है। अगर उसकी T22 ट्यूशन फीस जिस तरह बता रहा था आपको, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस पर टिक करेगा। इस तरह से चेकलिस्ट को फिल करेंगे और वो आपको चेकलिस्ट फिल करके प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, नोट्स में बेसिकली ये इफ यू नीड टू क्लैरिफाई एनी ऑफ योर इनकम एंड अदर डिडक्शंस, अगर इन सारी चीजों के अलावा भी कोई चीज बच गई है आपकी, आप समझते हैं कि नहीं यार इनके अलावा भी कोई चीज है, तो ये डब्बा दिया उन्होंने नीचे, यहाँ पे आप लिख दें जी मेरी ये चीजें हैं, ठीक है। ये सारी स्लिप्स तो हुआ है जो एक फॉर्मेट सीआरएन ने ऑलरेडी सेट कर दिया हुआ है, तो वो सारी स्लिप्स उसने नाम दे दिए हैं, तो आप यहाँ टिक कर सकती हैं। इसके बाद कुछ ऐसे इनकम से जिनकी स्लिप नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। इस तरह आप यूं कह लें कि सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसकी कोई स्लिप इशू नहीं होती, ठीक है। ये कोई जॉब नहीं है, आपका अपना बिजनेस है छोटे स्केल के ऊपर, तो उसमें आप बताते हैं जी मेरा इतना रेवेन्यू है,
मैंने इतनी HST ऑन सेल जो है वो जमा की है, इतने मेरे मील्स एंड एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस हैं, इतनी मैंने इंश्योरेंस पे की है, इतना मेरे इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस हैं, इतना मेरा लाइसेंस है, ये मेरी लीगल फी मैंने पे की है, ये मैंने अपने प्रॉपर्टी जो मेरी शॉप थी उसका रेंट पे किया है, ये मेरी सैलरीज मैंने दी हैं लोगों को, ये मेरा ट्रैवल है। नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड के जो केस में जो एक सिंगल ओनर होता है, जो कंपनी नहीं होती, सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल पे होता है, उनके एम्प्लॉयज नहीं होते, ये लेकिन फिर भी एक हेड दिया हुआ हमने। और अगर कोई दे भी दे तो वो उसको हम सेल्फ एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करते, उसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट में ले जाते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह एक होता है ना, मेन बंदा जो काम कर रहा है उसने नीचे बंदे हायर किए हैं, वो एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ चल रहे होते हैं। ठीक है जी। ट्रैवल किया है, बिजनेस से रिलेटेड टेलीफोन इस्तेमाल किया है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे जो एलिजिबल है एज पर CRA, वो हम इनकम के अगेंस्ट डिडक्ट कर सकते हैं एज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने इसको रिपोर्ट करना होता है CRA के अंदर। और इसकी HST जो उसने कलेक्ट किया, उसकी अलग से HST रिटर्न बनती है, वो भी एक्सेल में बनती है। और सिंपली आप उसको जाके एज इट इज ही CRA पे वो फॉर्मेट है वो खोल के वहाँ वो फिगर्स रिपोर्ट करते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस का, बेसिकली ये वो वाला जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर आप घर बैठ के काम कर रहे हैं। T20 200 फॉर्म की मैंने बात की थी आपको स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर ना, इसका नाम होता है डिक्लेरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। ये वो फॉर्म है जो एम्प्लॉयर साइन करके देगा, तब आप एलिजिबल हैं घर से काम करने के लिए, और ये सारे एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ट्रैवल का, पार्किंग का, इट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ जॉब। अगर आप कमीशन की जॉब कर रहे हैं तो फिर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अगर आपका जॉब ही जो है कंप्यूटर बेस है तो फिर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह एक बंदा जो है जिसकी जॉब नेचर है वो उसने गाड़ी चलानी है, वो ऑफिस एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपने ये भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है जब आप रिटर्न बना रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे होंगे लोग वहां पे जो कि वो ड्राइवर होंगे और वो आपको ऑफिस एक्सपेंसेस दे देंगे, आप बताएंगे जी किस तरह से आपने घर बैठ के आप गाड़ी चला तो नहीं चला सकते ना, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो वो अपने ट्रैवलिंग दे सकता है। ट्रैवलिंग भी नहीं होगा उसकी, मतलब पार्किंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फ्यूल से रिलेटेड कोई हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकता है, तो इंटरनेट का हो सकता है, ये दे सकता है। लेकिन घर में स्पेसिफिकली जो घर के एक्सपेंसेस हैं, जैसे यूटिलिटीज, माइनर रिपेयर्स, वो क्लेम, या ऑफिस रेंट वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नेचर ऑफ जॉब वैसी नहीं है। और जो कि बंदा घर से बैठ के काम कर रहा है वो उस तरह से उसकी बाहर की जॉब नहीं है, उसने बाहर नहीं जाना, तो वो वाली चीजें वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, अगला नेक्स्ट जो है वो व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, ये भी एज इट इज। अगर आप किसी भी अपने जॉब की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आपने अपनी गाड़ी का मॉडल बताना है, कब परचेज की है, डेट ऑफ परचेज बतानी है, डेट लीज कब लीज पे ली थी, कितने किलोमीटर चल चुकी है टोटल, कितने किलोमीटर्स आपने बिजनेस के लिए चलाई है, और कितने किलोमीटर टोटल चली है पूरे साल में आपके पर्सनल यूज के लिए भी बीच में। तो उसको प्रोरेट करके फिर आप सारे एक्सपेंसेस, फिर कितना फ्यूल आपने खर्च किया, सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं। उसके बाद होम ऑफिस एक्सपेंसेस और सेल्फ एम्प्लॉयड का जो है क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके लिए सारा पैटर्न है। तो बहरहाल ये सारे की सारी जो चेक लिस्ट है, ये जो आपके सामने है, इसमें रेंटल प्रॉपर्टी भी है। देखें, ये देखें, रेंटल प्रॉपर्टी का पोर्शन भी आ गया। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो आपने यहाँ पे अपना नाम, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, अगर आप सोल ओनर हैं या अगर आप को ओनर है तो को ओनर की सूरत में आप अपने को ओनर का नाम, उसका सिन देंगे, उसकी परसेंटेज देंगे कितना वो ओन करता है। ठीक है जी। डेट ऑफ रेंट, कब से घर रेंट पे देना शुरू किया, कब से रेंटल इनकम स्टार्ट हुई, उस घर को कब परचेज किया था, एड्रेस क्या है घर का, टोटल रेंटल इनकम कितनी है आपकी, आपने उसको एडवर्टाइज करते हैं वहां पे रेंट पे चढ़ाने के लिए, तो वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस क्या थे, आप घर की इंश्योरेंस पे कर रहे हैं वो क्या था, मॉर्गेज पे अगर आपने घर लिया तो मॉर्गेज इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंस, लेकिन मॉर्गेज प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मॉर्गेज इंटरेस्ट को आप करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं चाहता हूँ कि पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली तो वो आप मुझे बताएं, मैं उस पोर्शन को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जी उमैर साहब, उमैर साहब आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फियाज साहब अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा कैसे हैं आप, अपना। खैरियत से? यस सर। जी शुक्र, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं उमैर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मुझे ये पूछनी है कि लेट्स सपोज अगर हमारी फॉरेक्स की हम्म इनकम आ रही है या ट्रेडिंग से हमें कोई इनकम आ रही है या क्रिप्टो हम्म से आ रही है, वो तो हम घर हम्म बैठ के कर रहे हैं, चलते फिरते कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो हम्म वो हमारी इस डिटेल में सारी शो होगी, क्योंकि उस
उसका तो कोई स्पेसिफिक आपका है नहीं ना, ना कोई आईडी है ना कोई आपका लाइसेंस है उस चीज के लिए। देखिए उसमें होता पता क्या है, जो आपकी क्रिप्टो, ये क्रिप्टो वाली जो आपने बात की है, ये पहली बात है बहुत हेलो। कम होते हैं। जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी उमैर साहब? उमैर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी, अब आ रही है, ब्रेक डाउन हो गई थी आवाज आपकी। अच्छा जी अच्छा अब आ रही अच्छा। है, जी जी। ब्रेक डाउन हो गई थी आवाज। उसमें ये है कि इसमें एसेट कोई हेलो, अभी हाँ तक सर ना। जी दोबारा। एक सेकंड ठहरे, आप बाकी लोगों को आवाज आ रही है ठीक है, उमैर साहब की सिर्फ आ रही है? जी सर, हेलो। आपकी आवाज क्लियर है, उनका इशू सर है आई आपकी थिंक। आवाज़ क्लियर है, आई आई थिंक थिंक उनके मेरी तरफ इंटरनेट से, के साथ कोई इशू है। अच्छा, मेरी साइड आई से थिंक क्लियर। मेरा कोई इंटरनेट का आपकी इशू आ है। रही है। अच्छा, आ रही है ठीक है। उमैर साहब अब आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। आई थिंक चले। मेरी तरफ से इशू था इंटरनेट का। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा उमैर साहब, इस तरह से है कि उसके लिए फिर हम ये कहते हैं क्लाइंट को कि आप हमें बताएं कि आपने वो जो क्रिप्टो करेंसी थी, बिटकॉइन था या जो भी था, वो जो क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो, आपने कितने की खरीदी थी, कितने की बेची है, हमें एक्सेल पे एक गेन निकाल कर दे दें। हमें उसकी परचेज प्राइस भी दें, कॉस्ट प्राइस भी दें, उसकी सेल प्राइस भी दें, उसका गेन हमें निकाल कर दें। ठीक है, और उस क्रिप्टो करेंसी वो तभी उसी सूरत में होगी ना अगर आपने क्रिप्टो करेंसी बाय की और बेची है। सर ठीक है। उसमें एक मिनट, लेट मी क्लियर द वन थिंग। सर हम्म। उसमें देखें कि एवरी सेकंड उसकी परचेज और जो सेल है ना, वो कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है एवरी सिंगल सेकंड। तो हम्म। वो देखें, वो फ्यूचर ट्रेड करके भी उसमें प्रॉफिट कमा रहा है वो स्पॉट के। अगर आप स्पॉट पे हम्म। जाते हैं तो देन तो वो आपको बता सकता है कि मैंने इतने पे परचेज की, इतने पे बेची, ये मेरा उसमें प्रॉफिट है। लेकिन हम्म। फ्यूचर पे वो फिर आपका ये है कि आप ईयरली अगर फाइल कर लें या मंथली फाइल कर रहे हैं तो उसमें मे हम्म। भी वो थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वो लॉस भी हम्म। इतना ही करवा रहे हैं। अच्छा उमैर साहब, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जी जी। क्वाइन बेस्ड जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, जो ऑफर करते हैं आपको ये सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग सारा कुछ, जी जी। अब ये इतने एडवांस हो चुके हुए हैं कि अगर आपने कोई रिपोर्ट रन करनी है ना, तो वहां जाओ, आप इसको पीरियड दो, वो आपको रिपोर्ट रन करके दे देता है। और उसमें सारे एक्चुअल कैपिटल गेन्स और सब कुछ आपका सामने आ जाता है। हम उसको उठाते हैं और जाके स्केजुअल 3 पे रिपोर्ट कर देते हैं, वो भी मसला नहीं। ठीक है, ठीक हो ठीक है। गया, ठीक हो गया। जी ठीक है सर। फियाज साहब। थैंक यू बड़ा सर, थैंक यू सो मच। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी फियाज साहब सर। बहुत शोर बहुत है पीछे आपके। जी जी बच्चे हैं। अच्छा सर, ये आपसे अभी शोर तो नहीं है आ रहा है आवाज़? नहीं अब नहीं है, बच्चों को भेज दिया जी आपने कमरे से जी बाहर? जी वो। अच्छा सर, ये अभी तो आप ये एक्सपेंसेस की बातें कर रहे हैं ना, मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस वाले ना। जी जी जी। तो आगे ये क्वेश्चन जरा मैंने एडवांस कर दिया है। तो हम्म। जिस तरह हमारा पाकिस्तान में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होती है, हम्म। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसमें शो करने होते हैं, पर्सनल भी हम्म। हो या चाहे कंपनी हो। तो हम्म। आया इसमें भी कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का चक्कर होगा? लाइबिलिटीज और एसेट्स एसेट्स नहीं होते, हाँ। जी जी इसमें जो मैंने बताया था T1135 वाला फॉर्म जो मैंने बताया आपको, जी टी जी वन वन थ्री वाला फॉर्म, जी बेसिकली वो उस तरह नहीं जिस तरह हमारे यहाँ सिस्टम है। जी जी। उनका इनका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप सही। सिंपल आंसर लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा नो। अच्छा। सही जो सही वेल्थ सही। स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर आप जी। कहें कि क्या आया फॉरेन प्रॉपर्टीज रिपोर्ट करते हैं, मुझको यस। अगर ठीक आपकी ठीक फॉरेन आपने लोन लिया, अब आपकी ओ करते हैं तो मुझको यस, क्योंकि उसके लिए फॉर्म है T1135। उसमें ठीक ठीक आपकी ठीक सारी ठीक इनकम रिपोर्ट होती है, लेकिन ठीक ठीक। पैटर्न वो नहीं है जो हमारे वाला है। पैटर्न इनका सही। इंटायरली डिफरेंट। ठीक 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 हो गया। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी, थैंक और कोई किसी ने क्वेश्चन करना है? एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर राहुल देवानी साहब के जो दो क्वेश्चन थे उन्होंने टाइप किए थे, मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ, हाँ उनको हाँ जी जी जी, आंसर हो पूछें, जाएगा। अच्छा किया, मैंने मैसेज ही सर पढ़ा सो। जी सर जी। एक उनका क्वेश्चन था कि आया वहाँ पे भी जिस तरह हमारे यहाँ प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह का कोई सेटअप है? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। ओंटारियो का अपना सेटअप है। वो सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं बेसिकली ना। हम बात करें इनकम टैक्स की अभी फिलहाल। ठीक ओके है। सर। ओके सर। हम इनकम टैक्स रिटर्न सीखना चाह रहे हैं, तो अगर आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो एग्जैक्टली है। जिस तरह यहाँ PRA है, SRA है, मुझे पता है इस चीज़ का। इस तरह वहाँ पे भी तमाम बॉडीज हैं जो रेगुलेट करती हैं। ओंटारियो जो है उसका 13% टैक्स रेट है, सेल्स टैक्स। क्यूबेक का अपना परसेंटेज है, अल्बर्टा की अपनी है। इस तरह तमाम प्रोविंसेस की है। लेकिन वहाँ पे अच्छी बात पता क्या है? अच्छी बात यह है राहुल साहब कि वहाँ सारे के सारे प्रोविंसेस सिवाय एक प्रोविंस के, क्यूबेक के, फेडरल के साथ अलहाक हैं। और सारी की सारी सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी फेडरल को ही रिपोर्ट होती हैं और बाद में अपने में आपस में लेन देन कर लेते हैं। सर राहुल साहब का एक और क्वेश्चन था, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो एक क्राइटेरिया है कि कौन कौन टैक्स फाइल करेगा,
तो उनका भी ये वहां पे भी यही क्वेश्चन था कि किस बंदे ने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, किसके ऊपर ये जो है बाइंडिंग है कि वो रिटर्न फाइल करेगा। अभी जो मैं ब्रैकेट दिखाने जा रहा हूँ ना अपना नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट, उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा जिसकी इनकम इससे ऊपर है वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। टैक्स ब्रैकेट होती है, ओके उसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। और वो तकरीबन में 10,000 से ऊपर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अब नई ब्रैकेट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं जो कि सबकी असाइनमेंट्स हैं। जो भी लोग इनरोल्ड होंगे जो इसमें फर्दर चलेंगे वो सारी की सारी असाइनमेंट्स करेंगे, मैं साथ साथ दूंगा आपको। किसी और का क्वेश्चन जी फियाज साहब, मजीद आपने क्वेश्चन पूछना है आगे फर्दर हम, क्योंकि टाइम आप हो चुका हुआ है, अगर मजीद की क्वेश्चन है तो पूछ थैंक लें यू आप। सर। नहीं, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब थैंक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, मैं फटाफट आपसे डिस्कस कर लूँ, टाइम हमारा ओवर होने जा रहा है, 10 बज के हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा आज का। मेरी कोशिश तो है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मैं जल्दी से जल्दी कवर करूँ, सब कुछ आपको जो है वो सिखाऊं। हमें टाइम को भी देखना पड़ेगा और हो सकता है कि इस जगह पे आपको मैं आपके क्वेश्चन आंसर ना कर पाऊँ क्योंकि टॉपिक कवर करने के लिए। अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में जब जैसे अगली क्लास हुआ करेगी तो मैं आपके सारे क्वेश्चन इंटरटेन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कवर कर लूँ। ठीक है जी। इस बार पहले सेशन में तो मैंने साथ साथ पूछा ना ताकि आप जागते रहें, कोई सोए ना आप में से, आप तक एंगेज रहें। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो T1 जर्नल इनकम टैक्स एंड बेनिफिट। अब आपको मैं पहले एक रिटर्न दिखाने जा रहा हूं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है अपने नाम के ऊपर। अब मैंने अज्यूम किया है कि मैं जी एक कनेडियन रेजिडेंट हूं, मैं सिंगल हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज़ भी नहीं आ रही और स्लाइड्स जो आपने शो की थी जी वो जी, भी ऑफ हो गई। आवाज अब आ रही है आपको? आवाज आ रही है, सॉरी, मेरा ख्याल है वो जो हमारा टाइम लूप था वो कवर हुआ ना, तो वो डिस्कनेक्ट ठीक हो गया था मेरे साइड से, जी माफी ठीक उसके जी लिए। सर, अब आवाज आ रही लेकिन स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रही है मैं डॉक्यूमेंट्स भी का। शेयर कर दूं, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अभी एक सेकंड दीजिएगा मुझे, माजरत इसके लिए, जस्ट 1 सेकंड। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जी, आप स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी यस सर। यस जी सर, सर। यस सर। यस। चलें ठीक है। अच्छा जी, ये एक बेसिक फॉर्म है, मैं इसका एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को ताकि आप समझ जाएं कि ये रिटर्न बनने के बाद कैसी आपको नजर आएगी। देखिए, इसमें सर स्टेप 1 पे आइडेंटिफिकेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको चेकलिस्ट बता रहा था, जब आप एंटर कर देंगे तो इस तरह का पहला जो एक आपका आएगा पोर्शन, उसमें आपकी सारी सोशल इंश्योरेंस नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, और क्या आपका मैरिटल स्टेटस, क्या आप सिंगल है तो वो इस पर टिक हो के आ जाएगा। ठीक है जी। आपने कौन सी जुबान में रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि उनकी ऑफिशियल 2 लैंग्वेजेस हैं,
एक फ्रेंच है और इंग्लिश है, तो नॉर्मली हम इंग्लिश को ही करते हैं, सिर्फ क्यूबेक वाले जो है वो फ्रेंच करते हैं। ठीक है जी, आपकी रेजिडेंस इंफॉर्मेशन, आप ओंटारियो में रहते हैं, ऑन December 31 आप ओंटारियो में ही थे। क्योंकि मैं सिंगल हूँ, एज ए सिंगल रिटर्न बना रहा हूँ, तो मेरी स्पाउस नहीं, तो स्पाउस की डिटेल्स यहाँ पे नहीं आएंगी। जब हम ज्वाइंट रिटर्न बनाएंगे स्पाउसेस की, फिर स्पाउसेस की डिटेल्स भी यहाँ पे आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने कहा था, मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपना डाटा सारा कनाडा, इलेक्शंस कनाडा को भेजना चाहता हूँ या नहीं भेजना चाहता, तो वो भी यहाँ पे यस कर दिया। उसके बाद इंडियन एक्ट को छोड़ दें आप, ये नॉर्मली फिल नहीं होता, और आज तक कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है। इंडियन एक्ट क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है इधर। ठीक है, वो जो इंडिजिनस पीपल होते हैं उनके लिए होता है, तो मैं बताऊंगा इंडिजिनस पीपल बाद में क्या होते हैं, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। बहरहाल आपके पास कोई इंडिजिनस पीपल नहीं आएंगे, क्योंकि नॉर्मली वो रिटर्न फाइल नहीं करते। वो इंडिजिनस बेसिकली वो लोग होते हैं जो अब जद्दी पुश्ती, जिनके दादा परदादा हजारों सालों से वहां पे रह रहे हों, तो कनाडा ने उनको बहुत सारी छूट दी हुई है। तो अगर आप इंडिजिनस हैं, उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है, आपका गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्ड इशू होता है इंडिजिनस का, जो कि नॉर्मली 99% लोग नहीं होते। ठीक है। फॉरेन प्रॉपर्टी है, लाख से ज्यादा तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मेरी फॉरेन प्रॉपर्टी नहीं थी मेरे केस में ना, जो मैंने ये सिनारियो अपने तौर पे जेन में बना के मैंने रिटर्न बनाई है आपको दिखाने के लिए। सो सॉरी। नेक्स्ट जो है वो ये सारी इनकम्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो सारी लाइन बाय लाइन आ गई यहाँ पे देखें। टोटल इनकम, अब मेरी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है $1,20,000, मैंने यहाँ डाल दी। कमीशन इंक्लूडेड ऑन लाइन 10100, तो ये जितनी भी ओल्ड एज सिक्योरिटी हो गया, सीपीपी हो गया, डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया, इलेक्शन स्प्लिट पेंशन हो गया, यूनिवर्सल चाइल्ड बेनिफिट हो गया। यूनिवर्सल चाइल्ड बेनिफिट पहले था, अब खत्म हो गया क्योंकि ये प्रीवियस सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ये चीज़ अभी भी शो हो रही है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो पेड है, तो हमारे पास पेड तो नहीं है, हम सारे काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं ट्रायल वर्जन के ऊपर ही जो है ना वो सारे रिटर्न्स बनवाना सिखाऊंगा। तो जी सॉरी, ये सारी की सारी इनकम्स जो जितने भी हेड्स हैं मेरी नहीं थी, मेरी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, मैंने डाल दी। मेरी लाइन 10100 पे एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई। अब हम नीचे जाएंगे तो देखिए वो बता रहा है कि जी आपकी टोटल इनकम जो है वो 1,20,000 है। अगर कोई और इनकम भी होती, रेंटल इनकम होती, कैपिटल गेन्स होते, फॉरेन इनकम होती, डिसेबिलिटी बेनिफिट होता, पेंशन इनकम होती, मतलब इंटरेस्ट इनकम होती, डिविडेंड इनकम होती, कोई भी इनकम होती, पार्टनरशिप इनकम होती, वो सारी इन्हीं लाइंस के ऊपर रिपोर्ट होनी थी। ये पहला जो स्टेप 2 है, ये इनकम का पोर्शन है सारा, और वो टोटल इनकम होके यहाँ नीचे शो हो जानी थी कितनी टोटल इनकम है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब वही जो RRSP की कंट्रीब्यूशन है, जो हम डिडक्ट करते हैं टोटल इनकम में से। अगर आपने कोई पूल्ड रजिस्टर्ड पेंशन प्लान है, PRPP, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रिटर्न बन के कैसी नजर आती है। तो वो यहाँ पे आ जाएंगे वो सारे डिडक्शन, जिस तरह यहाँ देखिए डिडक्शन फॉर CPP, कनाडा पेंशन प्लान, ये 2950, ये किस तरह आ रही है, क्योंकि मैंने T4 स्लिप में जो है ना वो मैंने CPP पे किया हुआ है, और CPP जो है वो मैंडेटरी है, वहां पे हर बंदे ने पे करना है, उसकी कोई माफी नहीं है। चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी करें, आपने CPP लाजमी जमा कराना है कनाडा में। कनाडा पेंशन प्लान कहते हैं इसको, सॉरी। और उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि बुढ़ापे में आप उनके ऊपर ना जा पड़े, वो उन्हीं पैसों में से फिर आपको पैसे देते हैं बुढ़ापे में आप, ताकि अब अपने रोजमर्रा की चीजें खरीद सकें, अपनी जिंदगी गुजार सकें आसानी से। अब देखिए जो CPP है उसकी भी डिडक्शन मिलती है, तो ये 290.50 मेरी टोटल इनकम से माइनस हो गए। अब मेरी नेट इनकम क्या बनी, ये बन गई। ठीक है, ओवरव्यू समझ लें सिर्फ कि साइकिल किस तरह चल रहा है, बेसिकली हो चल क्या रहा है रिटर्न में। अब ये जो मेरी नेट इनकम है बिफोर एडजस्टमेंट्स है, अगर कोई एडजस्टमेंट, अब क्या मतलब आपका कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है, इस तरह की चीजें हैं, या कोई डोनेशंस है आपकी, तो वो इस लेवल पे इस एडजस्टमेंट्स में आ जाती हैं, तो वो भी माइनस करके अब आपकी आखिरी जो नेट इनकम है, बेसिकली ये आपकी टैक्सेबल इनकम है 23600 लाइन के ऊपर जो ये आ रही है 1197। अब ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। अच्छा जी, फर्दर आगे आते हैं। टैक्सेबल इनकम आपकी आ गई 119709। फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा टैक्सेबल इनकम के बाद, ये देखें ये आपके फेडरल टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम की ब्रैकेट्स आ गई हैं। अगर आपकी लाइन 2649,000 या उससे और लेस है, अगर आपकी टोटल इनकम 0 से लेकर $49,000 तक है, तो आपके ऊपर जो टैक्स ब्रैकेट फॉल होगी वो 15% होगी। अगर आपकी इनकम
$49,000 से लेकर $98,000 तक है, तो आपके ऊपर जो टैक्स ब्रैकेट लगेगी वो 20.5, लेकिन ये 2021 के रेट हैं। आपने जो फिगर आउट करने हैं वो 2023 के करने हैं। वो आपने गूगल पे जाना है, वहां लिखना है फेडरल टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम या फेडरल टैक्स ब्रैकेट्स, तो आपको 2023 की या आपकी असाइनमेंट है आपने इस तरह, वो आपको सीआरए की वेबसाइट पे शो हो जाएंगे। अब देखिए मेरी जो इनकम फॉल करती है वो थर्ड टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करती है। 98,000 से लेकर 1,51,000 तक जो है वो मेरी फॉल करती है। मुझे जो टैक्स परसेंटेज यहाँ पे देनी पड़ रहा है वो 26% टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है। कनाडा में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। वो लोग जो कनाडा जा रहे हैं वो मेंटली तौर पे समझ लें कि भाई आपको वहां अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको टैक्स देने पड़ेंगे। ऑल तो वहाँ बेनिफिट्स भी हैं, पाकिस्तान जैसा हिसाब नहीं है, लेकिन अगर आप पैसे कमाते हैं तो पैसे देने भी हैं आपने। अगर आपकी इनकम 2 लाख क्रॉस कर जाती है जैसा लास्ट में जो ये ब्रैकेट है, तो आपने 33% टैक्स देना है अपनी इनकम के ऊपर, नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद फेडरल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स, कुछ बेसिक टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे फर्दर आगे जाके। ये आपको क्रेडिट्स मिलते हैं 13,808, ये 2021 के थे सिर्फ। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है कि 13,808 का जो है, और प्लस जो आपका सीपीपी है, जो ईआई इंश्योरेंस पे की है, कनाडा एम्प्लॉयमेंट जो है आपको 12750, ये सारे नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स हैं। इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इन तमाम रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स को आप जमा करेंगे, ठीक है। इसका 15% लेंगे, जो इसकी फिगर निकलेगी 15% की, वो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, नेट फेडरल टैक्स जो है आपका, देखिए इस पे 23,000 टैक्स बना आपका, ठीक है, 23036। ऊपर अगर आप आते हैं टैक्स ब्रैकेट में, तो ये देखिए आपका टैक्स बना 23036, देख रहे हैं ये वाला, ये टैक्स बना आपका। अगर आप नीचे आते हैं तो 23036 सेम यहाँ पे दोबारा आ गया ये वाला। अब इसमें से ये जो आपके 2824, ये जो बेनिफिट है जो आपको 2824, ये नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स जो है वो इसमें से माइनस हो जाएंगे आपके टैक्स में से। तो अब बेसिक फेडरल टैक्स क्या बन गया, 20,211, ये आपका बन गया बेसिक फेडरल टैक्स। ठीक है जी, फेडरल टैक्स बन गया आपका। इसके अलावा आपने, क्योंकि ओंटारियो में रहते हैं तो ओंटारियो का टैक्स अलग से बन गया 11498.73। अभी तक हम यहाँ तक ही रहेंगे, ठीक है जी। टोटल पेबल बन गया आपका $31,710। अब आगे आप आते हैं तो रिफंड और बैलेंस ओइंग पे हम आ गए अब, ठीक है। रिफंड और बैलेंस ओइंग में आपका टोटल टैक्स बन रहा था 31,710, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपकी T4 स्लिप के ऊपर 18,000 रुपया डिडक्ट किया हुआ है, इन एडवांस जो रिमिट करवाया हुआ है सीआरए को। तो इसका मतलब ये कि बाकी जो टैक्स बनता है 12,920, आपने सीआरए को मजीद देना है। आप टैक्स ओइंग करते हैं, ये देखा ना बैलेंस ओइंग लिखा आ रहा है 12,920। अगर आपने फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 35,000 टैक्स पे किया होता आपके एम्प्लॉयर ने एडवांस में सीआरए को, तो आपको रिफंड मिलना था $4,000 का। ठीक है जी। यहाँ तक किसी की क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं, और इसको हम अब यहाँ पे इस सेशन को एंड करने जा रहे हैं। असाइनमेंट्स जो है आपकी वो ये है कि आपने असाइनमेंट्स पहले देख लें। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आपने जाना है सीआरए सर्टिफाइड टैक्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से जो सीआरए सर्टिफाइड करता है उनके बारे में आपने पढ़ना। उसमें एक है जेनोटैक्स, जेनोटैक्स को आपने डाउनलोड करना है और उसको अपने सिस्टम में चला के देखना है। ठीक है जी। उसके बाद फेडरल और ओंटारियो टैक्स ब्रैकेट्स आपने देखनी है कि वो कौन कौन सी हैं, जिस तरह मैंने आपको बताई हैं। मेरे ख्याल है ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपके साथ, मैं आपको एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करके ये असाइनमेंट्स दिखा देता हूँ दोबारा से। वापस आ जाएं स्कीम ऑफ स्टडीज के ऊपर। जी आपको शो हो रही है स्कीम ऑफ स्टडीज दोबारा? सर हेलो, हो रही है। जी सर, हो रही है, हो रही है। हो रही है ये सर। असाइनमेंट्स है। मैं ना आपको ये इसका लिंक भेज दूंगा, फाइल योर टैक्सेस ऑनलाइन सीआरए सर्टिफाइड टैक्स सॉफ्टवेयर। इसमें एक टैक्स सॉफ्टवेयर है जेनो टैक्स, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, फ्री है, इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। इसको जरा आपने स्टडी करना है और फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पे काम नहीं करना आपने, सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। नेक्स्ट जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आपने फेडरल और ओंटारियो टैक्स ब्रैकेट्स को जाकर सर्च करना है और आपने उसको अपनी वर्ड फाइल में लिखना है, नोट कर लेना है, और वो आपने वर्ड फाइल मुझे भेजनी है कि जी ये ओंटारियो टैक्स ब्रैकेट्स हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप ये वाली हैं। अच्छा जी, क्वेश्चंस अब आप पूछ सकते हैं मोहम्मद राशिद साहब। जी राशिद साहब। अच्छा सर, ये जो टैक्स है परसेंटेज जैसा फीडर का जो है 23% है ना,
तो प्रोविंस का जो है कितनी परसेंट होगा? ये जो है खाली ओंटारियो में होगा या क्यूबिक में रहता है? मिसिसागा है, ओंटारियो की किंगस्टन टैक्स है, या ब्रैकेट्स ओंटारियो की टैक्स ब्रैकेट्स अलग हैं, अल्बर्टा की अलग हैं, जो बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं उनकी सब अलग हैं। और जब आप उसको, जब मैं रिटर्न बनवाऊंगा ना आपको राशिद साहब, रिटर्न जब मैं बना रहा हूँ आपको फुली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जब हम प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे ना तो वो ऑटो पे सॉफ्टवेयर उसके सारे ब्रैकेट्स उठा लेता है। अच्छा वो प्रोविंस टैक्स जो है 20 पीरियड टैक्स के साथ ऐड हो जाएगा? हाँ जी, ऐड हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास ओवर हो चुकी है तो मैं वो लेंथी था तो मैं इसको भी कवर नहीं किया। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं दिखा दूंगा सारी वो ओंटारियो वाले भी, बेफिक्र हो जाए, ठीक है ओके। जी। सेकंड नेक्स्ट कौन है जी? अपना राशि साहब हो गए हैं, फयाज साहब। सर ये आपने कहा है सर्च करें, तो ये गूगल पे जाके जेनोटेक्स सर्च करें हम? मैं आपको लिंक भेजूंगा इसका, मैं लिंक अच्छा, भेज देता हूँ, ठीक मैनेजमेंट को भेज दूंगा, वो आपको लिंक भेज देगी। ठीक आपने ठीक उस लिंक को जाके पेस्ट करना है और ठीक उसमें ठीक आपने देखना है इसको, ठीक है जी। ठीक है जी जी, थैंक यू थैंक यू। उमैर साहब। जी सर, मेरा एक सजेशन लेनी है आपसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन है कि T1 पर्सनल करो या T2 करो, तो बेस्ट मेरे लिए हम्म क्या होगा, मैं किस ऑप्शन में जाऊँ? उमैर साहब देखें, मसला ये है कि अगर आप T2 करते हैं तो आपको पर्सनल नॉलेज नहीं होगा। जब आपका क्लाइंट आपसे डिस्कस कर रहा होगा ना कि जी अब मैंने कॉर्पोरेट रिटर्न तो बना ली है और मुझे टैक्स प्लानिंग दें, तो टैक्स प्लानिंग के लिए आपको T1 भी आनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों सीखें, दोनों आनी चाहिए आप, ठीक है यस सर। जी। सलमान साहब। सर जस्ट वन क्वेश्चन, आपने जो फर्स्ट वाला असाइनमेंट दिया है, फाइल योर टैक्सेस ऑनलाइन सीआरए सर्टिफाइड टैक्स सॉफ्टवेयर गिनो टैक्स, ये क्या असाइनमेंट है? इसके बारे में रिपीट कर सकते हैं? बिकॉज सेकंड वाला समझ में आ गया कि हमें सिर्फ टैक्स ब्रैकेट निकाल के भेजने हैं। फर्स्ट वाले का हाँ थोड़ा जी, बता पहले सकते वाले में ये है कि आपने इसकी साइट पर जाना है, सारे आपने पढ़ना है कौन कौन से सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड हैं, कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप डेस्कटॉप बेस्ड है। उसमें एक जेनो जो है, गेनो जो भी है इसका नाम, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये सिर्फ आपके एक फेमिलियरिटी के लिए करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छा ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब जो सॉफ्टवेयर मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, जिसके ऊपर वो नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, टैक्स प्रेप वॉल्टर क्लूवर्स का। और जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर चाहे वो फ्री हैं लेकिन इंतहाई मुश्किल है, इतने ज़्यादा वो मतलब कह लें कि वेल मैनेज सॉफ्टवेयर नहीं है। जब उनमें आप काम करते हैं ना फ्री सॉफ्टवेयर पे, तो वो आपको थका देते हैं बेसिकली, इतने पुअर है उनकी परफॉर्मेंस बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ एक दफ़ा वो भी देखें कि वो जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो क्या कर सकते हैं, ताकि आपको फिर आइडिया हो कि टैक्स प्रेप की क्या जो है वो बेनिफिट्स। ऑलराइट, थैंक यू सर। माय प्लेजर। हाँ जी, किसी और ने कोई क्वेश्चंस पूछना है? जी मैं, ये जो आपने एहसन बात कर रहा हूँ। जी जी एहसन साहब। जी सर, अच्छा इसमें जो अभी आपने एक हमने फॉर्म देखा, उसमें बड़ी डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन हमने इनपुट कर रहे हैं, तो क्या ये हम्म। फॉर्म कनेक्टेड होता है सॉफ्टवेयर के साथ कि या ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए है? जो फॉर्म आपको मैंने दिखाया था, जो T1 दिखाई था फॉर्म पूरा अपना, जी जो जनरल जनरल था सारा, बेसिकली जी वो मेन फॉर्म है जो गवर्नमेंट को सबमिट होता है, सीआरए बॉडी को सबमिट होता है, ठीक है। सही। लेकिन उसको फिल करने के लिए हम बाकी फॉर्म्स फिल करते हैं, ठीक है। और जब हम प्रिंट जी करते हैं ना, वो प्रिंटेड शक्ल थी। कल नेक्स्ट जी लेक्चर्स में मैं आपको सॉफ्टवेयर की शक्ल शक्ल भी दिखाऊंगा कि उसमें किस हम्म। तरह से इनपुट होता है, उसका मामला क्या होता है, ठीक है। मैं मीन्स के अगर देखें हमने इतनी डिटेल में वो फॉर्म फिल करवाया या किया व्हाट्सएवर जो भी है, अब उसके जी बाद जी। कंप्लीट करने के बाद अब हमने दोबारा जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वो उससे इंफॉर्मेशन जो है कॉपी करेंगे और उसमें डाल देंगे, तो क्या नहीं नहीं, इसको उसमें कुछ लिंक? भी नहीं करना आपने, कुछ भी सही। नहीं करना आपने, पीछे से फॉर्म फिल करने हैं। समझ गया मैं सवाल आपका एहसन साहब। आप वो जी वाले फॉर्म फिल करेंगे जो इनकम स्लिप्स वाले हैं। बाकी ये जो अगला मेन फॉर्म दिखाया ना मैंने आपको अभी, ये खुद ब खुद जी बनेगा सारा सॉफ्टवेयर, ओके इसलिए ओके। तो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं जी, खुद ब खुद बनेगा। सही सही सही। थैंक यू। आपने बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आया ये सही फील हो रहा है, कुछ चीज स्किप तो नहीं हो रही, इसलिए दिखा रहा था आपको वो फॉर्म। राइट, वो चेकलिस्ट जो हमारी थी पूरी उसकी। हाँ वो दिखा रहा था आपको, वो फिल किया तो वहां पे चला गया ना उस फॉर्म के ऊपर, T1 जनरल के जी अंदर चला गया। जी सही। जाओमी,
जौमी साहब हैं, उन्होंने अपना माइक ऑन किया हुआ है। सर मेरी आवाज आ रही सर? आपका हबीबुल्लाह। नाम क्या? जौम हबीबुल्लाह, जी ठीक है। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि कॉरपोरेशंस का और पर्सनल जो टैक्स सेशंस की जो रिटर्न है वो 1 दिसंबर से जनवरी से 30 दिसंबर तक होगी। इज इट राइट सर? और इनकी जो हाँ देखें, जो पर्सनल है, पर्सनल जो रिटर्न होता है उसका जी यकम सर, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ठीक हो ईयर गया। ये है। और फाइलिंग जो है ना, फाइलिंग वो है अपना अप्रैल 30। 30 अप्रैल। और सर जी। कॉरपोरेशंस का टाइम डिफरेंट है? कॉर्पोरेट का टाइम होता है, डिपेंड करता है वो कब इनकॉर्पोरेटेड हुई है, किस में हुई है। और फिर जो उसका पहला ईयर होता है ना, वो अकाउंटेंट डिसाइड करता है उसने कहाँ सेट करना है। अगर आपने दिसंबर में सेट की है तो आपने उसको फाइल करना है 30 जून तक, 6 महीने का मार्जिन होता है। और पेमेंट ठीक आपने हो गया। 3 महीने में करनी होती है उसकी। ठीक है, मतलब वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि मतलब वो जो है वो लाइक सेम चल रहा है जो है ना वो। हबीबुल्लाह, मुझे पाकिस्तान का कुछ नहीं पता। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। थैंक मुझे यू पाकिस्तान सर। का नॉलेज नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। ओके जी, और किसी ओके ने थैंक क्वेश्चन पूछना है फिर? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आ जाएं, आप पूछ लें। जी, यहाँ पे एक नसीर शाह साहब भी हैं, वो कौन है? जरा माइक तो ऑन कीजिएगा। नसीर शाह साहब मैंने देखे थे अभी यहाँ पे। जी जनाब। हाँ, और शाह जी कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शाह जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, नसीर हेलो। साहब आपकी आवाज आ रही है लेकिन दूसरे नसीर साहब की आवाज नहीं आ रही। हाँ, वही मैंने सोचा शाह जी से भी ज़रा पूछें उनका क्या फीडबैक है, लेकिन शाह जी का माइक मेरा ख्याल इशू कर गया कोई। अच्छा जी, कोई चलो और फीडबैक? जी जी। हेलो। शाह जी नाराज जी हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम शाह जी, फीडबैक दें अपना थोड़ा सा, आपका मेरा नाम सेम है। जी जी, मेरा नाम असद मजीद है। अच्छा, शाह जी ने नहीं, असद मजीद साहब आ गए, ठीक है जी। असद भाई आप बताएं, आप थोड़ा फीडबैक दे दें, क्या आपको समझ आई है? कि हाँ, क्वेश्चन था वो भी एक्चुअली पूछ लें। मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हम्म। लेट, मैं रास्ते में था तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका। अच्छा अच्छा तो अब अच्छा, मैंने कोई बात काफ़ी नहीं। चीज़ें बाद में की हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो एडमिन है कि अगर हम्म। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं शुरू से दोबारा सुनूं इसको, क्योंकि हाँ हाँ, मैं क्यों ज़रा नहीं, लेट आपको था, मैं देखें। आउट ऑफ वे था, मतलब कनेक्ट नहीं हुआ था नेट से। चलें, कोई बात नहीं, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप जितना आपने सुना उसके बारे में क्या फीडबैक है आपका? आई थिंक काफ़ी आपने एलेबरेट कर दिया है इसको ना, मतलब हम्म। पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये क्या उधर कैसे परफॉर्म हो रहा ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैक है। यू। और कुछ आप इंशाल्लाह कहना चाहते फर्दर हैं फिर और? मैं इसको दोबारा देख के जी फिर जी फर्दर डिटेल आपसे बात करूंगी। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू असद भाई, थैंक यू। हेलो। हाँ जी 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 जी, शाह जी आ गए हैं वापस। शाह जी, आपका फीडबैक चाहिए था हमें। सर फीडबैक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं बेसिकली हम्म। मैंने पाकिस्तान टैक्स पढ़ा हुआ है, यहाँ से मैं सी अच्छा अच्छा। फाइनल्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा टैक्स पास है यहाँ अच्छा, पे। माशाल्लाह। साथ में अच्छा मेरा एसीसीए भी ऑलमोस्ट एंड पे है, एक पेपर रह गया मेरा एसीसीए का। अच्छा, वेरी गुड, और वेरी गुड। पर्पस लेने का ये था कि मैंने अभी कनाडा मूव करना है रिसेंट टाइम्स में इंशाल्लाह ताला। सो अच्छा, ठीक है। उसके लिए ज्वाइन किया था। एंड मजा टू बी वेरी शाह जी, ऑनेस्ट, मजा आया फिर? बहुत मजा आ रहा है सर। टू बी वेरी, मैंने आई डोंट नो आपने नाम सुना होगा तारिक तुनियो का, उनसे भी पढ़ा हुआ है। और वो अच्छा टैक्स अच्छा कमिश्नर होते हैं कराची में ना। अच्छा सो अच्छा अच्छा अच्छा। पहली क्लास थी उस दिन, ओरिएंटेशन में थोड़ी टाइम ले सका था पर मिस हो गया था मुझसे। बट हम्म। सो फार इट इज अमेजिंग। बहुत मजा आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी मजा आएगा। और मैंने तो माइंड बना लिया है लेने का इंशाल्लाह। जी, वेरी गुड। अगर आप कनाडा जा रहे हैं फिर तो आपको करना चाहिए, बिल्कुल, जी बिल्कुल जी करना बिल्कुल। चाहिए द रीजन, आपको। मैं काफी टाइम से सर्च कर रहा था एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मुझे नहीं मिल रहा हम्म था कुछ भी ना। फिर मैंने हम्म सोचा कि मैं खुद सेल्फ पेस पे स्टडी कर लूं, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू लर्न फ्रॉम समबडी ना। हम्म। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूं दूसरे से, फिर मैं अपनी उस पर रिसर्च करूँ, अपना पढूं। सो फिर जब कुछ नहीं मिला तो मैंने सोच लिया था चलो मैं खुद ही उठा के पढ़ना शुरू कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही शाह जाएगा। जी, शाह एंड जी, देन आपको स्टडी। बात कहूँ आप में, ये जो आपको मैं जी जी नॉलेज बोलिए। देने जा रहा हूँ ना, ये मेरे पिछले 6 सालों की मेहनत है। और मैं आपको एग्जैक्टली प्लेट में एग्जैक्टली रख के देने जा रहा एग्जैक्टली। हूँ, इंशाल्लाह आपको ये बेनिफिट देगी बड़ी।
बिल्कुल, लेने का वजह ही होती है, किसी से पढ़ने का रीजन ही होता है कि जो आपने 6 साल में मेहनत की वो आप मुझे 2.5 महीने में दे देंगे, जो कि शायद मैं खुद हाँ पढ़ता टाइम तो है। मुझे शायद 10 साल लग जाते। तो हाँ इसलिए जी, उसकी ये फायदा वजह होता है लेने का। सिर्फ ये वजह नहीं है शाहजी, इसमें वजह ये भी है कि मैंने क्लाइंट से गालियां खा के भी सीखी हैं चीजें। जब हम एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल काम कर रहे बिल्कुल ऐसे होते ही। हैं तो हम बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह ही, मेरी ये मैंने भी कोशिश है कि आपको आपको सब चीजें गालियों के बगैर सिखा दूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। किसी अल्लाह और को कोई हाफिज। फीडबैक? किसी का क्वेश्चन कोई? चलिए सेशन को अब यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी टाइम पे 8:30 से। और कल हम फर्दर जो है मैं आपको आइडेंटिफिकेशन पेज और बाकी चीज़ों के बारे में करेंगे। अगर आपका बाद में भी कोई क्वेश्चन होता है असाइनमेंट से रिलेटेड, तो हम जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसमें आप शेयर कर सकते हैं। कल हम उसको एंटरटेन करेंगे आपकी क्वेश्चंस को। अच्छा जी, वसीम साहब ने हाथ जो है वो हैंड रेज किया है। जी वसीम साहब। जी वसीम साहब। वसीम साहब आप सुन रहे हैं? नहीं। तो बाकी क्लास जो है फर्दर हम कल करेंगे डिस्कस चीज़ें सारी। ऑलरेडी हम 30 मिनट जो है वो ऊपर चले गए हैं। तो सर किसी ने वसीम साहब ने क्वेश्चन किया था कि अगर टैक्स डिप्यूट कोर्ट में ही चला जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन है? इतना ज़्यादा वैसे होता नहीं है, आज तक कोई गया नहीं, लेकिन इसमें कोर्ट में नहीं जाता बेसिकली। सीआरए में होता है, अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की है, सीआरए ने उसको असेस की है और आप कहते हैं जी कि नहीं ये आपने असेसमेंट ठीक नहीं की, तो फिर सीआरए सही का ऑप्शन देता है आपको कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करें। फिर ऑब्जेक्शन जब आप सही फाइल करते हैं उसमें आप सारा जो है ना वो डिटेल देते हैं कि आप उसमें लॉ के रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है। ठीक और हो फिर गया आप सर। रेफरेंसेस के साथ सीआरए से बात करते हैं। फिर सीआरए आपको सही रिस्पॉन्ड बैक करता है, वो भी आपको रेफरेंसेस देता है। अगर वो आपको प्रॉपर रेफरेंसेस देके जीत जाए आपसे, तो फिर आपकी चेंज रिटर्न चेंज नहीं होती, आपको लाइबिलिटी वही की वही रहती है, आपको टैक्स पे सही करना पड़ता है। अगर आप सीआरए मो- को कह दें कि जी नहीं हम ठीक हैं, हमने सारे रेफरेंसेस ठीक दिए हैं, फिर वो मान सही जाते हैं। वो एफबीआर नहीं है, वो मान जाते हैं और वो आपको पैसे सही वापस कर देते हैं या आपका लाइबिलिटी खत्म कर देते हैं। ठीक है। ठीक हो गया सर। मतलब मोस्टली 98% केसेस में मतलब वो डिस्प्यूट आपस में रिजॉल्व हो जाता है, कोर्ट में हाँ नहीं जाते। हाँ, होता ही नहीं डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता नहीं, वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है ना सारा। देखिए वहाँ सब चीजें ट्रांसपेरेंट ऐसे ही है सर, है, ऐसे हर चीज ई पाकिस्तान फाइल की होती तरह है। वो जरा पाकिस्तान न्यू की तरह सिस्टम नहीं उनका। है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ट्रांसपेरेंट चीजें सारी। ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चले जी, अब मैं भी चलता हूँ, आप लोग भी रेस्ट करें, काफी टाइम हो गया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।